एक इन्वेस्टर को अगर अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो सेक्टर वाइज, तो कितने परसेंटेज के सेक्टर में होनी चाहिए? कोई मुकाबला है ही नहीं लॉन्ग टर्म मार्केट में बैठने का वर्सेस शॉर्ट टर्म, कोई सिरे से कोई हिसाब नहीं है। इवन ईफर्ट देखें, जो रेट में इतना नहीं चला ना ईफर्ट, उसको देखें ना, काउंट करें, उसके डिविडेंड काउंट करें, और शेयर फ्री पड़े हुए भाई 3 3 7 4 साल में, और रेट पहुंच गए आसमान पे। इन्फ्लेशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत ऊपर नहीं जाएगी। एक अब तो नया मॉनेटरी पॉलिसी का कैलेंडर भी आ गया, तो हम देख सकते हैं अगर कोई मिसहैप या कोई सा की इवेंट नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल तो कमोडिटीज नीचे ही आ रही है। हाउ डू यू सी इट फॉर पाकिस्तान? और ये जो एरिया था जिसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं कि 181, ये जब तक नहीं तोड़ेगा नई तेजी नहीं आएगी, ठीक है। 181 182 कह लें आप, जहां पर ये जो हेड एंड शोल्डर बना था ना, नेकलाइन टूटी थी, इसके बाद मंदी शुरू हो गई थी। इस तरह नहीं हो सकता। ये सारे मिथ ही है कि जी एआई टूल आ गया, एआई बॉट आ गया, बॉट ट्रेडिंग करेंगे, हार जाएंगे इंसान, अब जो कमाई है दरख्तों पे आम लग जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप दोनों से ये सवाल है कि क्या अचीव हुआ इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी वॉर में? अस्सलाम वालेकुम, PS6 दंगल के एक नए एपिसोड में वेलकम करते हैं। सुल भाई, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस जो हैं काफी हद तक नीचे आ गई हैं, उसी ऑलमोस्ट रेट पर आ गई हैं जिस टाइम पे वॉर स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, हाउ डू यू सी इट? आपको लगता है कि अब यहाँ से और नीचे जा सकती हैं और ये ऑयल अब नीचे ही ट्रेड करेगा, या आपको लगता है कि यहाँ से ये अभी वक्त ही नीचे आई है और एक वापस रैली कर जाएगा ऊपर की साइड पे, कि अभी भी चीजें चल रही हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान अंटिल एवरीथिंग मेरे मटीरियलाइजेस? मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, डाउन ट्रेंड के अंदर है ऑयल, अगर हम सीधी सीधी बात करें ना। यूएस ऑयल के नाम से जो हम चार्ट, हम ज्यादातर फ्यूचर्स को चलाते हैं, यूएस ऑयल के नाम से होता है, क्योंकि शुरू से आदत है, 2 3 सालों से इसी को काम करें। डाउन ट्रेंड के अंदर है जी, देखें बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो 73, ये जो 73 की सपोर्ट थी, 200 मूविंग एवरेज थी, वो भी तोड़ दिया। इस वक्त 69 पे ट्रेड है एसबी, मतलब हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउन ट्रेंड ही है, और लो पे लो मार रहा है नया ना। नीचे जो सपोर्ट मौजूद है वो 66.5 की है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हम चैनल को देखें डाउन ट्रेंड का, तो तकरीबन 62 की है। डाउन ट्रेंड है जी, हालत खराब है इसकी, इसकी भी खराब है। मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि गोल्ड की भी खराब है, गोल्ड फ्यूचर्स भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये भी सीरियस खराब पोजीशन में चल रहा है इस वक्त। लेकिन इसने एक सपोर्ट लिया है जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा बाउंस बैक है। इसका जो नंबर है ये वाला 4100, वहां पर वापस आया 4093, या साइकोलॉजिकल नंबर को वापस इसने टच कर लिया, 4000 से ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो दैन हम देख सकते हैं कि 3830 और उसके बाद नीचे। लेकिन ये भी कमजोर सूरत हाल में है। ऊपर जो है सब रेजिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो मूविंग एवरेज 200 हो। सिल्वर तो अल्लाह माफ करे, सिल्वर ने तो आप ये समझे कि जो इसका इतना बड़ा ऑल टाइम हाई था, ये जो ना ऑल टाइम हाई था इसका, मतलब इससे पहले एक तेजी पकड़ी नहीं थी इसने, ये चल रहा था तेजी। यहाँ पर इसने जो है अपना 54 रुपए का जो पिछला हाई था ना, जो सालों पुराना हाई था 55 रुपए का, वहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था ना, जिस 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 ब्रेकआउट के बाद इसने रैली पकड़ी थी, उसी नंबर को वापस आके छू लिया इसने, और वहीं से बाउंस बैक किया जहां से गिरना मुश्किल है। बहुत बड़ी सपोर्ट है यहाँ पर बाइंग इसकी नजर आ रही है कि एक सिल्वर जो है थोड़ी कहीं पर रुका हुआ भी है, पूरा प्रॉपर जो डाउनवर्ड चैनल है ना, उसका भी बॉटम मारा है, अपना पिछला इस वाले सपोर्ट एरिया को भी टेस्ट किया है, तो सिल्वर रुका है कहीं। ऑयल और अभी गोल्ड जो है वो बाकी है, जहां पर ये देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। मैं वापस आपसे जरा कोल का भी एक सिचुएशन लेना चाहूंगा, लेकिन सिल्वर के चार्ट को अगर आप वापस खोल दे तो एक सवाल है मेरा यहाँ पे। अब जो सिल्वर, अभी हम कह रहे थे कि जब इसने रैली की और अपना ऑल टाइम हाई लगाया, कितने परसेंट चांसेस होते हैं एक एक ट्रेडेबल कमोडिटी में कि वापस वो अपने ऑल टाइम हाई पर जाए? अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो क्या अपने इस लेवल पर ये वापस जा सकता है? क्योंकि जब भी हम चैनल बनाते हैं या टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं तो हम उसका ऑल टाइम हाई सामने रखते हैं। सिल्वर की सिचुएशन में, सिल्वर के केस में कितने परसेंट चांसेस होंगे कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई तक जाए, इसको ब्रेक करे, या इस तक रैली करे? यार देखो, मैं बताऊं, ये वाला जो टारगेट था ना 90 वाला, ये तो हमने दिया था 70 के बाद ना, जब हम करते थे ना गेम ऑफ स्टॉक्स, तो ये तो हमने दिया था, और इसके बाद हम पीछे हट गए थे। हमने कहा यार इसके बाद जो है ना वो सारा एग्जेजरेशन है, मुश्किल लगता है कि इससे ज्यादा मार्केट ऊपर जाए। 71 का पहला टारगेट था जब मार्केट ने क्रॉस किया था, क्रॉस नहीं, 54 से वापस आई थी 46 तक, तो उसी में हमने एक 70 का टारगेट दिया था। 70 को सस्टेन किया था हमने, 91 का टारगेट दिया था। टारगेट तो निकलते हैं, देखो टारगेट्स का मसला नहीं होता, आपको कभी कभार प्राइस एक्शन सीधा सीधा बता रहा होता है कि यार ये 71 रुपये तक आ सकता है, इसके बाद ये इस 90 तक आ सकता है सीधा साधा। हो सकता है कि आपका ये वो वाला एरिया ना पकड़े अभी, 100 वाला, 121 वाला, लेकिन ये एरिया तो अचीवेबल है 90 तक ही। और दूसरा मैं आपको बता दूं, सिल्वर की कमोडिटी की मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिमांड है, सप्लाई कम है, एक सप्लाई गैप मौजूद है उसका प्रॉपर। तो और दूसरा ये कि ये जिस तरह आजकल इस्तेमाल हो रही है ना इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर, इसकी जो खपत है वो भी सही है, तो मतलब एक फंडामेंटल्स भी इसके मौजूद हैं।
बिल्कुल इस वक्त स्पेकुलेटिव नहीं है ये। तो और टेक्निकली भी इसने अपने आप को सही करेक्ट भी किया है। जितनी भी आप कह सकते हो ना करेक्शन, एक रैली चली थी, ये जो रैली चली थी इसकी चली थी तकरीबन इस रेट से चली है इसकी रैली। यहाँ पर जो है ना ये 32-33 पूरा अरसा, लंबा अरसा रहा है। और ये काफी है, तकरीबन 6 महीने साल के करीब है। और ये पिछले जो इसके हाई होते थे ना 30-31, ये उसी एरिया पर रहा है। अगर हम 30 रुपए से काउंट करें कि 121 तक की रैली और उसको करेक्ट करना, तो कोई बुरा तो नहीं है, बस हाँ करेक्शन थोड़ी सी लोगों को समझ नहीं आता कि यार 121 में नीचे क्यों आ गया। लेकिन अगर अगर उसका पिछला जहां से चला है वहां काउंट करें तो ये सही है। और कोल की क्या सिचुएशन है हमारे पास? सोहेल भाई इसमें फिब लगा के देखे, मतलब जहां से चला है वहां से कितना करेक्ट किया इसने फिब पे? मेरे ख्याल तो सर जहां से चला है मतलब ऊपर से। आहो 32 से कितना करेक्ट किया? नहीं नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से, जहां पे एक एकोमुलेट हो रहा था 32 पे, अच्छा ऊपर 32 से गया ना, देखो, तो अच्छा वहां से, हाँ हाँ, वहां से देखिए 32। नीचे का कितना आ गया, ये 60 से नीचे, 68 से नीचे गिर गया मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा। अगर हम 32 को काउंट करें ना, ये चेक काउंट करें, करते हैं हाँ 30 लगाए, 30। ऊपर लगाए, हाँ ये, नहीं ना, 0.78 तक आ गया ना सर। हाँ तो ये तो गड़बड़ है ना इसमें। नहीं गड़बड़ नहीं है ना, सही है ना। इसके इसके बाद गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ मतलब सिक्स, ये मतलब ये आखिरी हद है इसकी, डीप डीप हाँ पॉकेट की। ये गोल्डन पॉकेट, सिल्वर पॉकेट, डायमंड पॉकेट, सारे पॉकेट इसने आहो, पूरे कर लिए। इसकी आखिरी हद है ये। हाँ तो ये क्योंकि यहाँ पर इसको अगर ये, अगर ये नॉर्मल करेक्शन में होता ना, तो ये वो 0.5 और 0.68 समथिंग जो भी होता है उसके बीच जी में ही जी रहता, 6.8 6.8 नॉर्मल 6.8 पे आ करेक्शन। गया था। हाँ लेकिन अगर अगर हाँ, हम देखें उसमें ना कि से इसको, ये इसका आखिरी है, अगर 55 तोड़ के जी, नीचे खड़ा हो जाता तो फिर तो ये खत्म, लाइफ टाइम डाउन ट्रेंड में हाँ चला वो जाएगा। नल एंड वॉइड हो जाएगा, फिर 0-0। खत्म हो जाएगा सर। अच्छा अभी आप बोले थे उसका, अच्छा उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है, रिचर्ड बे, अच्छा उसके अंदर कैंडल्स जो है ना उतनी काम नहीं करती, तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा उस पे, लाइन पे। और लाइन पे भी ये डाउन ट्रेंड पे चला गया सर। मतलब डाउन ट्रेंड नहीं है, वक्ती तौर पे करेक्शन है, क्योंकि ये जहाँ से उठा था ना, और जहाँ इसका ये रेजिस्टेंस बनता है 116.65, वहां से अब नीचे ट्रेड ट्रेड कर रहा है अच्छी खासी। इसके अंदर भी तकरीबन $10 की करेक्शन, $10-12 की करेक्शन हो चुकी है। और अब ये नीचे जा रहा है। इसका जो सपोर्ट एरिया बनता है वो यहीं कहीं गालिबन बनता है 109 110 पे पहला। यहाँ रुकता है तो हम इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी जान आएगी। लेकिन ओवरऑल देखा था कमोडिटी का बुरा हाल है, ये इसने गिरना ही गिरना है, और मजीद ही वापस 100 के अंदर आ जाएगा। फिलहाल तो बिल्कुल 113 पे ठीक है, रुका हुआ है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हमने कमोडिटीज को देखा, सारी ही नीचे आ रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है, क्या किस तरह की? अब तो इन्फ्लेशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत ऊपर नहीं जाएगी। एक अब तो नया मॉनेटरी पॉलिसी का कैलेंडर भी आ गया, तो हम देख सकते हैं अगर कोई मिसहैप या कोई इस तरह की इवेंट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल तो कमोडिटीज नीचे ही आ रही हैं। हाउ डू यू सी इट फॉर पाकिस्तान, इन्फ्लेशन वाइज, ग्रोथ वाइज, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इम्पोर्ट बिल? बात है, क्योंकि आपकी सिंगल डिजिट में वापस चली जाएगी इन्फ्लेशन, और आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके भी इसी तरह चांसेस पैदा हो गए हैं कि दोबारा अब अगली में लग रहा है कि फिर 1% रिड्यूस कर देंगे, और उससे अगली में फिर ये सिंगल डिजिट में चले जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स। और अब तो वैसे भी उन्होंने इस बार कहते हैं ना कि वो बढ़ा दी हैं मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स इस माली साल में। कितनी पहले पता मीटिंग है नहीं इस बार कितनी, नहीं नहीं नहीं, वही है, वही अब कैलेंडर है। नहीं उतनी है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, चार मीटिंग्स बढ़ी हैं सुहेल भाई। अभी 4 मीटिंग बड़ी है, 10 होंगी क्या? हाँ जी, अब 4 मीटिंग्स बढ़ गई हैं पिछले साल से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी नहीं है, जितना कैलेंडर है ना हर 1.5 महीने बाद का वही है गालिबन। 1.5 महीने बाद का मैंने जो अभी तक कुछ, देखा था वो यही था। हाँ कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अच्छा, मैंने सुनने में आया था कि इस बार इन्होंने चेंज किए, नहीं क्योंकि देखो उस पे उससे किसी ने क्वेश्चन भी किया था मिनिस्टर से ना, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि आपने ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स में आप ज्यादा कर दी। चलो देखते हैं अब इस पे कोई हम उसको देखते हैं बाद में इंशाल्लाह। मुझे तो वहीं फिलहाल से तो पता ये, चला, नहीं तो अदरवाइज मैंने ये कैलेंडर नहीं देखा। लेकिन उस हाँ मैंने क्वेश्चन से भी नहीं मुझे देखा, पता चला क्योंकि कि इसका मतलब है, जो जो क्वेश्चन से आर्टिकल पता आया था चला ना, कि भाई इसमें बड़ी हैं। जो आर्टिकल आया था ना उसमें सीधा सीधा आया था कि स्टेट बैंक ने नया कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें नहीं, ये कोई इसको बात चेक नहीं है। करें, क्योंकि वो जो मिनिस्टर से इसमें क्वेश्चन किया, इसका मतलब है कि बड़ी थी। कर लेते हैं सर, कर लेते डॉक्टर साहब एक और चीज है, हमने ये एक पूरा शो किया था इस पे, टेक्सटाइल सेक्टर पे, और हमें जी जी, इवेंचुअली वो चीज वापस डिस्कस करनी पड़ी। हमने बात की थी कि जो मिले हैं इनकी और जो इनकी मशीन्स हैं वो बड़ी आउटडेटेड हैं और ये अपग्रेड नहीं हाँ करती। जी, हाँ जी, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेनिफिशियल चीज ये आ गई है कि अगर तो वो उनका जो टोटल रेवेन्यू है अगर उसमें से 80% उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सुपर टैक्स। जिसमें हमारे जी। पास आई थिंक फिरोज मिल आता है, इंट्रोडूप आता है, गुल अहमद आता है। अब आप इन कंपनीज की प्रोजेक्शंस को और इनकी ILP, अर्निंग्स को किस? ILP जी जी, जी है, जी, गुल अहमद इंट्रोड्यूस, है, गुल अहमद है, और फिरोज, हाँ, उसके अलावा फिरोज है, और उसके अलावा टॉवलर, वो भी है। टॉवलर, नहीं सही है। फिरोज हाँ मिल्स जी, है, इंटरलूप है और गुल अहमद है। गुल अहमद मैंने वो भी भी यही है, तीन नहीं देखे थे। टॉवलर भी है, उसकी भी टॉवलर भी, एक्सपोर्ट है ना इसी तरह। हाँ, उसमें आप देखें उसके प्राइस सेक्शन में भी पता चल रहा है ना टॉवलर के। ठीक है। तो
अब एक जगह तो हमने ये बात की कि इनकी मशीन्स पुरानी हैं, लेकिन उन पुरानी मशीन्स पे भी वो 80 से ज्यादा रेवेन्यू अपना एक्सपोर्ट करके लेकर आ रही है। तो अब अर्निंग्स किस तरह आप देखते हैं इनकी? क्या इनमें पोजीशंस लेनी जस्टिफाइड है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स कंपैरेटिवली तो बेहतर हो जाएंगी अगर सुपर टैक्स नहीं होगा? तो अगर हम पिछले फिस्कल ईयर से कंपेयर करते हैं तो अर्निंग्स तो बेहतर होंगी, तो प्राइस एक्शन भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्राइस भी बढ़ती अप्रिशिएट करती हुई नजर आएगी। लेकिन वो तो आप देखें, वो तो एक हफ्ते में उन्होंने प्राइस इंक्रीज ले लिया, उसमें प्राइसिंग हो गया। तो आप आप देख लें, यानी इंटरलूप ने अपना एवर हाई तोड़ दिया जी, हुआ है। तो और क्या चाहिए आप? आपको और नहीं लगता कि इसमें अभी भी इतना जूस होगा प्राइस में कि और बढ़ जब सके? जब चीजें, मेरी जान, जब चीजें टॉप पे लग जाती हैं तो फिर उसके बाद उस पर उनको डिस्कस तो करने का फिर क्या फायदा होता है? अब यानी हम अभी एक भी हफ्ते के बाद आते हैं। मतलब इसमें ठीक ठाक इंक्रीज आ गई हुई है टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है। चाहे सही वो है। मसूद टेक्सटाइल है, चाहे वो इंटरलूप है, चाहे ये टावलर है, चाहे मतलब है कि हर सारी की सारी टेक्सटाइल मिल्स बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है। हम्म। तो पोजीशन ना लें हम अगर इसको कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को देखें, पोजीशन बिल्कुल इस लेनी इन होती है, वो प्राइसेस तो पे। हमारी जब पोजीशन लेनी थी, जब मैजिक लाइन टूटी वहां पे पोजीशन लेनी थी। जहां जहां पे इनकी मैजिक लाइन थी वो टूटी है, वहां पे पोजीशन ली गई है ठीक है, जिसने लेनी थी। बिल्कुल ठीक ठीक है ना? अब है। एक जो और देखें, एक हफ्ते के बाद वो 8-10%, 15% बढ़ चुकी हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो सिर्फ एक और सवाल मैंने आपसे मैं चाहता हूँ आप अपनी इस पे एक एनालिसिस करें। जो यूएस ईरान की ये पूरी वॉर थी और हमने कमोडिटी का साइकिल देखा, बढ़ते हुए देखी ऑयल प्राइसेस। अब एक चीज ये आ रही है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगी और हम भी कुछ ना कुछ ईरान के साथ डील कर चुके हैं, हमारी गैस पाइपलाइन हो या हम ऑयल के ऊपर हमारा पहले तो हमारा स्मगल होता था, बट अगेन देयर वर सिचुएशन जहाँ पे हम कहते थे कि चीपर ऑयल है। अब वो सिचुएशन तो क्या एप्लीकेबल होगी? बाहिर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं और वो भी आई थिंक ग्लोबल ऑयल का कुछ 12% आई थिंक कंट्रोल करता है, वो ऑयल भी निकलता है ओपेक से, यूएई एग्जिट करता है, तो सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट होगी, ऑयल प्राइसेस नीचे होंगी। और अगर हम ईरान को भी सामने रखते हैं तो उन चीपर डिस्काउंट्स में तो ऑयल हमें भी नहीं मिलेगा ईरान से। हाउ डू यू सी दिस इंटायर थिंग कि ईरान पे सेक्शन हटती हैं और हम लोग ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा? इस पूरे जो जियोपॉलिटिकल ऑयल की सिचुएशन है, इस पे आपका कमेंट क्या है? इसमें इसमें सीधी सीधी बात यह है कि देखिए, जो ईरान का जो ऑयल है ना, वो हमारी रिफाइनरीज के लिए वो कहते हैं कि भारी है। मतलब है कि उसको रिफाइन करना, अगर क्रूड हमारे पास आता है या तो रिफाइन शुदा ऑयल है ना, आपको पता है कि सऊदी अरब से जो हमारा ऑयल आता है ना, वो और या दुबई से जो ये अरामको वगैरह जो भेजते हैं, ये हमें रिफाइन करके भेज रहे होते हैं ज्यादा। ठीक है ना? तो हमारी या हम हाफ रिफाइंड भी होगा तो वो हमारी रिफाइनरीज उसी के मुताबिक ही ट्यून्ड है, तो वो हमारी रिफाइनरीज उस तरह रिफाइन। ये जो ईरानी ऑयल है ना, इसमें ये भारीपन है और वो हमारे इंजनों को खराब करता है। ये जो आइस इंजन होते हैं ना, उसमें तो उसमें ये आता भी ग्रे मार्केट से ही था। तो हमारे जो है ना इसमें यानी कि हमारे ये जो ट्रांसपोर्ट के जितने इंजन है ना, उनके लिए कोई इतना साजगार नहीं है उसमें। मतलब एक मिलावट जरूर होती थी, क्योंकि सस्ता मिलता था और वो जो भी लोग इनको स्मगल कर रहे होते थे उनका फायदा ही फायदा होता था, ना टैक्स ना कुछ। तो लेकिन है कि वो हमारे इंजन के लिए अच्छा नहीं था। तो अगर वो अब वो अगर वो थ्रू सही रूट भी ले आए, तो वो मतलब है कि हमारे इतना काम का ऑयल नहीं है जब जब तक अगर हम रिफाइनरीज को अपने अपग्रेड ना कर ले। ठीक है ना? अगर अगर हमने ईरानी ऑयल पे चलना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रूसी ऑयल है, रशियन ऑयल का भी इशू है और ईरानी ऑयल का भी इशू है। एक बात है। नंबर दो, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा उधर बहुत मसला है, ये बलूचिस्तान में हमारा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। तो वहां पे ये ना ही पाइपलाइन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा इतनी जल्दी, और ना ही ये ऑयल का जो प्रॉपर जो टैंकर शैंकर चलेंगे, क्योंकि वो तो रोज पकड़ के कोई ना कोई वहां पे तो सारा वक्त ही पंगा चल रहा है। ठीक है ना? वहां पे अब हमारे जो मिलिट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा बलूचिस्तान को, और उसको बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना, सीधा पतरा करना पड़ेगा। तो तब जाके हमारा ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर बॉर्डर जो सिक्योर होगा। दो, तीसरी चीज, जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं यूएई से और सऊदी अरेबिया से, वो उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता फिलहाल। क्योंकि देखें, जब हमारा जो सऊदी अरब है वो हमारा भाई है, और हमारा जो हम हमारे उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात है। उनका तो यही इशू होता है कि भाई, अगर पाकिस्तान को उधार चाहिए उधार दे देते हैं, पाकिस्तान को ऑयल शॉर्टेज हो रही होती है तो किसी और मुल्क का तेल जा रहा होता है वो भी उठा के इधर दे देते हैं। जिस तरह अभी उन्होंने किया, सिंगापुर की तरफ टैंकर था, वहां से वापस मोड़ के उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान को देख लो। ये पिछली बार इन्होंने 2 दफा ऐसे किए सऊदी अरब। तो यानी कि वो अब किसी और के भी जरूरत के ऊपर वो क्लैंप करके कि भाई तुसी बात चलाना पहले पाकिस्तान। ठीक है ना? हालांकि वो उधर को जा रहा था टैंकर, वहां से वापस किए। तो ये वाले जो लोशे हैं, ये ईरान के साथ थोड़ा मुश्किल है। इतने हमारे बदले बहुत गहरे ताल्लुकात है उस साइड पे। ठीक है?
तो बिल्कुल हम ठीक है। एकदम इधर छलांगे मार के ये नहीं हो सकता कि हम उधर चले जाएं फिर हम इधर आ जाएं फिर हम उधर चले जाएं, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। हमें एक ही साइड पे रहना पड़ेगा, तो हम हैं उधर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर हम आपने सुलह ये करा रहे हैं। हाँ, इधर हम सुलह करा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छा है, मुल्क भी अच्छा है, भाई भाई है। लेकिन हमारा दिल उधर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जो आपने बात की, मैं सुहेल भाई आपकी तरफ आता हूँ। हमारी रिफाइनरीज इतनी अपग्रेडेड नहीं है कि इरेनियन ऑयल हो या रशियन ऑयल हो तो वो रिफाइन कर सकें। तो ये जो रिफाइनरी पॉलिसी है, पहले तो बड़ी खुशी हो रही थी कि आ जाएगी, फिर स्टॉल हो गई। कब होगी, होगी नहीं होगी, या सिर्फ इस खबर पे ही रिफाइनरी चढ़ेगी और गिरेगी? पेट्रोल तो स्मगलिंग वाला ईरान से आता ही है ना, मोटरसाइकिलों वगैरह तो डलता है, वो चलता तो है पाकिस्तान के अंदर वो। तो किसी ना किसी का चलता है, तो रिफाइन होकर भी चलेगा इतनी। अगर देखो ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी तो सही ना। एक नया जी, प्लेयर, एग्जैक्टली। नया प्लेयर आया है तो सैंक्शन के बाद तो ग्लोबल सप्लाई तो बढ़ेगी। तो अगर हम वॉर से पहले देखें तो ऑयल की हालत कोई खास थी भी नहीं उस वक्त। जिस तरह इलेक्ट्रिक पे लोग ट्रांसफर हो रहे थे, और जिस तरह अभी सोलर पे, इलेक्ट्रिक पे, मतलब जो दुनिया बदल रही है ना पूरी, उसके अंदर वैसे ही बहुत हालत खराब थी। 55 का ऑलरेडी लो मार चुका था, और नया जिस तरह इतने अरसे में और नए प्लेयर्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और दूसरी चीज़ें। तो जिस तरह ये ईरान का भी अब आ गया है, कि सैंक्शन वगैरह हट रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑयल इतना ज़्यादा, इसकी कोई अपनी ऑयल की प्रॉब्लम रहेगी ऑयल की। हो सकता है ओपेक जो है कंट्रोल करता रहे, सप्लाई कम ऊपर नीचे करता रहे, लेकिन इसके प्राइस गिरेंगे इवेंचुअली, इसको गिरना है ठीक ठाक। और हम ये समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करेगा बिलो 50, बिलो 50 40 के अंदर। ये कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्तों में, अनटिल अनलेस से कोई और जंग वंग ना चढ़ जाए और इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन ना किया जाए, तो देन वी कैन सी कि इसके अंदर भी कुछ जान नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तान नॉर्दर्न साउदर्न, जब से ये जंग सीज फायर हुआ है और पीस की बातें हुई हैं, जब तक बहुत अच्छा एक रिकवरी की है। 84 86 का लो मारा था तकरीबन SNGP ने, और 128 रुपये का हाई मारा है अभी। इसी तरह जो ना आपके 20 रुपये चले गए थे SSGC, और अभी मेरे ख्याल से कोई 33 34 35 रुपये का हाई मार रहा है। तो इन दोनों स्टॉक में काफ़ी एक्टिविटी है। विश्व नॉर्दर्न के साथ साथ जो आपका CSAP है उसमें काफ़ी एक्टिविटी है। तो ओवरऑल इस जंग के ख़त्म होने का, ये अभी इस वक्त हम एक्सटेंडेड पीस, जो एक्सटेंडेड सीज फायर है उसमें है अभी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जिस तरह हमने देखा कि सीज फायर हुआ, फिर लेबनान वाला मसला हल हुआ, फिर टॉक्स हुई, फिर एक MOU साइन हुआ, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी तरफ, इसकी वजह से कहीं कहीं बातें हो रही, स्लो डाउन है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव मोमेंटम तो बन गया है। तो पाकिस्तान का भी इसका बेनिफिशियरी होगा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान मीडिएटर था। अगर जंग वैसे भी खत्म हो रही है तब भी बेनिफिशियरी है, और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अब नजरों में आ चुका है। अगर इस ये जो जंग थी पूरी दुनिया इसको देख रही थी, कवर कर रही थी, और बात बात पे हर आर्टिकल में, हर खबर पे, अल जजीरा पे, CNN पे, BBC पे, हर जगह पे पाकिस्तान हो, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इवेंचुअली जो जिस तरह इंडिया से जंग जीता था ना, जितना बेनिफिट हुआ था, इसी तरह इसका मीडिएटर बन के बहुत बड़ा फायदा इवेंचुअली होने वाला है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हर लिहाज से बेनिफिशियरी है। मुफीद, इसमें मेरा अपना ये ख्याल है जी। कि ये तो 60 डेज वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है। और ये नहीं है कि इसके बाद बहुत सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और नाचने गाने लगेंगे। ठीक हैप्पी एंडिंग है, नहीं ये होगी। ठुक ठाक, हाँ, ये ठुक ठाक चलती ही रहेगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक तो इसराइल ने बाज नहीं आना, दूसरा ये है कि कोई ईरान ने भी बाज नहीं आना, ये याद रखें। ईरान की प्रॉक्सीज दुनिया भर में काम कर रही हैं, वो लेबनान में भी काम कर रही हैं, वो सीरिया में भी काम कर रही हैं, इराक में भी काम कर रही हैं, सारी जगहों पे ईरान की प्रॉक्सीज चल रही है। आपका क्या ख्याल है, वो बैठे उठाए छोड़ के भाग जाएगा उन सबको? मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही हैं, आप देख लीजिएगा। ना ईरान बाद आएगा ना इसराइल बाद आएगा, और ये सारे के बाद ये जिन बन गया है अरब ममालिक के लिए। पाकिस्तान का रोल मजीद बढ़ गया है, पाकिस्तान को इन सबको जो है डिफेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, अरब ममालिक सबको। क्योंकि ये अब कतर वाले भी आ रहे हैं, आपको पता है, सऊदी अरब के साथ हो गया हुआ है। बहरीन भी कह रहा है हमें करें, और जो है ना UAE के साथ भी हमारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम ये हमारा रोल जो है इस तरह हो जाएगा कि अगर हमने ईरान को इन चेक रखना है, सीधी बात है, तो हमें वहां पे मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी विद द अरब्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मैं आप दोनों के एनालिसिस जानना चाहता हूँ। आप लोग चीजें पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल चीजों पर नजर भी रखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप दोनों से ये सवाल है कि क्या अचीव हुआ इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी वॉर में? अगर हम एक बात करते हैं रेजिम चेंज की, तो वो तो पता था कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये बात करते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट की, तो वो भी अचीव नहीं हो सका। क्या पर्टिकुलर गोल्स अचीव हुए? क्योंकि हम अगर पहले देखें
जो चीज इंसान देख रहा होता है बज़ाहिर मीडिया पे, डेफिनेटली वो स्टोरी तो होती नहीं है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि रिजीम चेंज करना था या यूरेनियम एनरिचमेंट अरे का प्रॉब्लम, भाई तो वो तो एक मिनट, एक बात सिंपल है यार। आप देखो, इंडिया और अमेरिका दो बुल्ली मुल्क हैं। हम्म, दे आर बुलीज ना। वो जैसे इंडिया था ना, पाकिस्तान जब भी कोई बात होती थी, पाकिस्तान में ये कर देंगे, पाकिस्तान में वो कर देंगे। हम्म, पाकिस्तान ने सही तरह उसकी बजाया है, और वो पीछे जो है, चाइना जीता है असल में। तो चाइना भी एक हिडन सुपर पावर है ना आपके सामने, वो बरमला सामने बिल्कुल। नहीं आता। लेकिन वी नो के वो जितना बड़ा उसकी मईशत और जितना बड़ा सुपर पावर वो है, चाइना ने असल में शो किया है बिहाइंड द सीन्स रह के, कि मैं जीता हूँ। एक्चुअली जो इंडो पाकिस्तान की वॉर थी उसमें भी एक बुल्ली मुल्क इंडिया अब उस तरह नहीं आता है। देखो आप उस तरह उसकी, हम्म, जब से वो जंग आ रहा है उस तरह वो नहीं आता। जो मार पड़ी इन द उसकी प्रेजेंस कम हो इंटरनल, गई। पता नहीं क्या हुआ होगा, जिसमें अमेरिका का सदर आज तक बोलते रहता है कि 10 जहाज गिराए, 11 जहाज गिराए, 12 जहाज गिराए। और आज तक उनको वो जलील करता रहता है ना एक तरह से। अगर देखा जाए सोशल मीडिया के अंदर वो जलालत ही होती है उनको, ट्रोलिंग होती है उनकी बाकायदा इंडिया की। लेकिन इंडिया अब उस तरह से नहीं आता जिस तरह उस जंग से पहले आता था। सेम गोज विद अमेरिका, यूएसए तो हारा है फ्रंट पे, ईरान जीता है, पीछे चाइना जीता है। अचीव कुछ नहीं होता जंगों में। जंग में क्या अचीव होता है? जंग में तो ओवरऑल कोलेटरल डैमेज ही होता है ना, पूरी दुनिया का डैमेज ही होता है। लेकिन बज़ाहिर आपका जो जो एक विनर होता है, एक लूजर होता है। और जिस तरह शर्तें मान ली गई हैं, सैंक्शन हटाया जा रहा है, डैमेजेस पे बात हो रही है, लेबनान की वो, तो बज़ाहिर तो आपको ये नजर आता है कि यूएसए हारा है। इसके अचीव अचीव कुछ भी नहीं है। एक जंग है, ये एक लड़ाई है, दो एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा बस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मारी पेट्रोलियम की अभी जब सुलभ भी बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि मारी गैस सप्लाई भी कर रहा है, डिस्कवरीज भी हो रही हैं, बल्कि ओजीडीसी ने भी डिस्कवरी की है। ओजीडीसी को तो अपने वो जो डेट पेमेंट के हिसाब से पेमेंट मिलनी थी, आई थिंक 92 बिलियन के अंदर उसकी लास्ट पेमेंट मिल गई। जब हम बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, हमारी एनर्जीज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं। बट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हम अंडरस्टैंड शायद नहीं कर पाते, इसमें टाइम प्लस मनी आता है। मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा, और आपने बताया था कि ये इसकी एक फेयर वैल्यू के हिसाब से ये परफॉर्म करेगा भी नहीं और ये तोड़ेगा। तो कितना सेफ होता है कि मैं ये समझ लूं कि मेरा पैसा मारी एनर्जीज में जा रहा है और मैं कोई ग्रोथ वाली कंपनी नहीं ढूंढ रहा, और मैं सिर्फ एक सेफ कंपनी, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, पर वो ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा, और मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है, और जो पैसा मैं इवेंचुअली, अगर मैं उस स्केल पे देखूं, अगर मैंने 2 साल पैसा लगाया तब भी मेरा पैसा बना नहीं, उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंपनीज चल गई। तो क्या सफिशिएंट है सिर्फ ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना कि डिस्कवरीज हो रही हैं, गैस सप्लाई हो रही है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ग्रुप अच्छा है, बट इवेंचुअली शेयर प्राइस में कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई खास डिविडेंड नहीं आ रहा? गाड़ी का ये यार ये है कि अगर इसने 700 रुपया तोड़ दिया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 700। ये दोबारा 900 को टच करे। एग्जैक्टली। मैं कल ही देख रहा था कि इसकी जो एकोमुलेशन है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। और ये अभी ये रैली लेगा, ये जो रिजल्ट है ना इससे पहले, या कम से कम ये दिसंबर से पहले पहले दोबारा 900 रुपये का जरूर टच करेगा हर हालत में। और फिर अगर 900 रुपया टच करेगा तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है, उसको तोड़ेगा, क्योंकि हमें लेवल्स को देखना पड़ता है ना। 900 रुपये तोड़ गया तो ये फिर 1100-1200 रुपये का भी हो सकता है। तो वो उसको हमें साथ का साथ देखना पड़ेगा। ओजीडीसी देख लें, पहले ही हाई तोड़ गया अपना, तो वो भी ऊपर निकल जाएगा। वो ये क्या इस वक्त 134, 234 क्या रेट है ओजीडीसी का? 339। रेट क्या है? थ्री 339। 339 है। हाँ, ओजीडीसी का तो ये अब 370, 380 का भी हो सकता है, जो इस एग्जैक्टली वक्त सही है। सूरत चल रही है। तो आज इसका हमारी टॉपिक पे पीपीएल जो भी है, है ये। हाँ जी, पीपीएल देख लें, उसके अंदर भी इसी यही वाली सूरत हाल है। तो वो तो ये तो ऑयल, मैंने आपको आगे भी बताया था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके बैंक्स हैं, ऑयल्स हैं, और ये जो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, ये तीन सेक्टर है जो है वो आपके मार्केट को लीड करेंगे हर हालत। और लेकिन अब बाकी तो आप देखें, तमाम स्टॉक देखें, जब मार्केट चलती है तो ये नहीं हो सकता कि बस दो तीन सेक्टर ही चले, तमाम अच्छे स्टॉक्स चलेंगे। सही चलेंगे और मैं बिल्कुल। कल देख रहा था, कल मैं सारे चार्ट स्टडी किए, ऑलमोस्ट हर चार्ट हर स्टॉक के अंदर चाल बन गई है, ब्रेकआउट हर अच्छी बिल्कुल। स्टॉक के अंदर। जबरदस्त हाँ। तो वो यानी कि वो जो सोए हुए स्टॉक थे वो सारे जाग गए हैं। तो अब तो लोगों का काम है वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें पोजीशन लें, क्योंकि जिसमें जितनी जगह बाकी है कम से कम पिछला हाई टच करेंगी, क्योंकि मार्केट अब उस तरफ चल पड़ी है जहां पे सारे ये पिछले हाईज जो है ना टच होने शुरू हो जाए। कुछ चीजों ने तो कर ली हैं ऑलरेडी, और वो आगे ब्रेकआउट की तरफ चल पड़े हैं, और कुछ चीजें जो है ना पिछला हाई टच करेंगी इस वैली में। मैं आपको बताऊं कि AC 100 इंडेक्स, जब हम जो पिछली दफा बात कर रहे थे ना, पिछले से पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ज्यादातर चांस यही है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है। और पिछले 2-3 हफ्ते से हम यही कह रहे हैं कि माल जमा करना चाहिए, लेना चाहिए। और अब इस वक्त पोजीशन ये है कि जितने भी स्टॉक आप देखेंगे ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने क्या था, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बहुत सारे नहीं चल रहे, कोई यस, 200 मूविंग एवरेज पे काफी खड़ा हुआ डिसएग्री। था, कोई उससे नीचे खड़ा हुआ था। अभी इस वक्त मैं आपको एक ओवरऑल चार्ट्स पे चलने से पहले या
टॉप पिक्स बताने से पहले एक ओवर पोजीशन बताता हूँ। रिसर्च हाउसेस के जो ना काम एक्टिविटी शुरू हो गई है। रिसर्च हाउसेस अपने रिजल्ट के हिसाब से जून क्लोजिंग के हिसाब से टारगेट आ गए हैं, आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है तो उस हिसाब से भी बातें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हम जो है वो जंग का दौर खत्म खत्म वाली बात चल रही है ना। टारगेट प्राइस से हाँ। चल रहे हैं, जून क्लोजिंग के रिजल्ट की बात हो रही है, अभी जून क्लोजिंग सर पे है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका ये हिस्सा तो खत्म हुआ, इसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और एक दफा बता भी दें कि जून क्लोजिंग सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो 70% स्टॉक्स जो होते हैं वो जून ईयर एंड जून क्लोजिंग होता है उनका। तो सबसे बड़ा इवेंट जो होता है ये अगस्त से शुरू हो रहा होता है। उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें अंदर आपको ट्रेडिंग का और स्पेकुलेशन का बहुत अच्छा मौका मिलता है। बोर्ड मीटिंग शुरू अनाउंस होती है, उसके बाद फिर वो बोर्ड मीटिंग से पहले एक एक्टिविटी होती है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है तो स्टॉक गिर जाता है। अच्छा, जो जो स्टॉक्स जिनके अंदर वजूहत हैं कुछ चलने की, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, CSAP सर्विस, सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न, ये ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन की रूमर्स चलती रहेंगी। अभी PIBTL का एक रिसर्च रिपोर्ट घूम रही थी तो उसके अंदर एक्टिविटी नजर आ गई है। 23 रुपये के टारगेट थे। अच्छा, जो सुपर टैक्स को कम किया गया एक्सपोर्ट बेसिस पे, उसके अंदर फिरोज मिल, इंटरलूप, गुल अहमद, ये एक्टिविटी हो सकती है इसके अंदर। बजट आपका हो चुका है, बजट मतलब पास भी हो गया है, ठीक है ना, फेडरल बजट। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई है, उसका भी स्टेट बैंक से आ गया है। तो जो पिछले हफ्तों में हम बात करते थे ना यार, ये रह गया है, ये बाकी है, जून क्लोजिंग होनी है, रोल ओवर होना है, वो सब निपट गया, अब कोई बात ही नहीं है। सिवाय इसके कि अब जो है ना सिर्फ मार्केट के अंदर स्टॉक ही आइडेंटिफाई करने हैं अपने। सब में एक्टिविटी है। अब आप कोई भी स्टॉक उठा लेना, या तो उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, या उसके अंदर जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, या तो 200 मूविंग एवरेज से अगर कोई नीचे था उसको टच कर रहा है, या टच करने के बाद 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब ऊपर खड़ा हो गया है 2-3। और अब क्योंकि ये बड़ा वीकेंड था, लिमिटेड स्टॉक्स में भी अभी भी बात चल रही थी, लेकिन आने वाले हफ्तों से मुझे लगता है कि लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। GCIL, टॉम सीएल, क्विस, हपको, मेपल लीफ, मीज़ान बैंक, फौजी सीमेंट, सिनर्जी, निशात मिल, लोड्स, एयरलिंक, क्योंकि उसका IPO आया है। और मार्केट में कितने ऑप्शन मौजूद है देखिए आप, ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ चुकी है, ऑटो के रिजल्ट अच्छे आए हैं गेल के और GHNI के। फिर IPO धड़ा रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, लॉन्ग मार्च, सितारा पेट्रोलियम, इनके अंदर। तो आप ओवरऑल देखें तो लिक्विडिटी की वजह से जो भी अब चीज़ें रुकी हुई थी, या इन खबरों की वजह से रुकी हुई थी, अब कोई भी बीच में अड़चन नहीं है, बीच में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। मार्केट में बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि अब नए स्टॉक्स जो दोबारा चलेंगे भी, और अपने ये जो पिछला हाई है 191 का उसको भी तोड़ेगी मार्केट, और नए हाइस की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। चल भाई, जैसे आपने कंपनीज काफी सारी बता दी, तो एक बंदा जो हमें सुन रहा है इस वक्त और शायद अभी शो से जुड़ा हो, उसके लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए? मिसाल के तौर पे उसने इंटरलूप को देखा और हमने कहा कि इंटरलूप एक्सपोर्ट भी करती है और अच्छा, अच्छी कंपनी है, इसको लिया जा सकता है। तो क्या वो करंट रेट पे थोड़ा सा ले ले और बाकी कैश से अगर नीचे देखो, आता है एवरेज आउट करे? थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी बता दें। मैं आपको ना साथ साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसकी, इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों चीजें आपको ना, एक हमारे 4 स्टॉक है, टॉपिक है, हमने लिखा हुआ है। हमने पहले बताया था इंडेक्स के बारे में, याद है, पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते। जी। और हमने बताया जी। कि 2,10,000 की तरफ जा सकता है ये। 10,000 इस। हाँ, ये देखा वही है। ये जो लाइन ये जो लाइन है बीच में, जिसके अंदर ये रेड लाइन है, ये इसका ब्रेकआउट एरिया था, जो टूट नहीं दिया था, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा तोड़ा। तोड़ने के बाद अभी ऊपर टहल रहा है। और ये जो एरिया था जिसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं कि 181, ये जब तक नहीं तोड़ेगा नई तेजी नहीं आएगी, ठीक है। 181, 182 कह लें आप, जहां पर ये जो हेड एंड शोल्डर बना था ना, नेक लाइन टूटी थी, इसके बाद मंदी शुरू हो गई थी। बहुत जरूरी है कि ये एरिया के ऊपर खड़ी हो मार्केट, 182, 183 के ऊपर, तो एक नई तेजी हम देखेंगे। फिलहाल मार्केट ट्रेंड में ही है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका इसका जो टॉप है वो दूसरा हाई 1,91,000 है, तो मार्केट ट्रेंड में है बिल्कुल। यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम इंशाल्लाह अब आना शुरू हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत कमी थी, आज के हमारे टॉप पिक्स हैं 4। इंटरलूप सबसे पहले, बहुत सीधा सीधा है, इसका जो पिछला हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग है इसकी, और ब्रेकआउट सिचुएशन में वॉल्यूम देख सकते हैं आप। दोनों चीजें बता रही है कि यहाँ से आपको तकरीबन 20 से 25% का गेन मिल सकता है। और ऑलरेडी टारगेट्स आ गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस के, 137 to 140। तो अगर आप 137 में ना भी जाएं तो 120-25 पे जाएं। किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो ये बेहतर ये रहेगा कि ये जो एरिया जहाँ से ये बार बार टकरा रहा था 96, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा वक्ती तौर पे गिरा भी तो ऐसा ना हो कि विग मार जाए नीचे, तो स्टॉप लॉस हिट ना कर जाए। लेकिन बेसिकली अगर ठीक ये है। देखा जाए कि इस वक्त इसका जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई पे हो गई है, तो इसको देखना चाहिए बिल्कुल। फिर है अगला बिल्कुल ठीक है। OGDC, अभी हम बात ही कर रहे थे डॉक्टर साहब, इसने भी अपना ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे दी है, और इसके अंदर भी यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूँ कि हम अगर चैनल थ्योरी पे जाएं तब भी और किसी भी एंगल से अगर हम इस पे जाते हैं तो इसको हम नए टारगेट पे देख सकते हैं।
पहले 370-80 के करीब, इवेंचुअल टारगेट 405-10 हो सकता है, लेकिन वक्ती तौर पर ज़रूरत अगर कहीं ना कहीं रुकता है, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर 350, फिर 370-75, तो वो ब्रेक तो लगते रहते हैं छोटे मोटे। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल एक चल पड़े हैं। इसके अलावा मैंने कहा बहुत मुश्किल है ढूंढना इस वक्त। अगर आप हर आदमी, डॉक्टर साहब ने कहा ना, सब स्टॉक चल पड़े हैं, तो हर आदमी अपने अपने शिकार तलाश करें क्योंकि सभी चल पड़े हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि ना आप कुछ आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन हम जो बता रहे हैं कोशिश करेंगे कि तो टेक्निकली भी अच्छे हों और फंडामेंटल बड़े स्टॉक्स हो। कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज आती है कि जिसके अंदर वो कोई परेशानी वक्ती तौर पर मार्केट को हो जाती है, तो ये स्टॉक्स आपको तंग ना करें। फातिमा फर्टिलाइजर, मुझे लगता है ये पूरा जो इसका सर्कल है ना, ये चलेगा वापस। इस एरिया 164, 160, इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, 159 को। तो अगर स्टॉप लॉस लगा के काम करना है तो 159 से नीचे का लगा लें। अदरवाइज नहीं लगाना तो फिर स्ट्रेटजी बना के नीचे आता है तो लेंगे 2-3 दफा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो फिर बड़े उस पर स्टॉप लॉस बनेगा 145 के नीचे बनेगा। यहाँ पर लेके थोड़ा वेट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये वाला हाई तो टच करेगा 193 का। और अगर हमने तो उसके बाद 250 का टारगेट दिया हुआ है अल्टीमेट। लेकिन एक टारगेट अगर अचीव हो जाता है, तो जो ही 165-66 क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह इस टारगेट की तरफ आएगा, जो कि 186 और 193 है। लेकिन इवेंचुअली वो 240-250 पे जा सकता है। सर्विस ग्लोबल 2-3 प्रोग्राम में पहले भी हमने बात की थी। इनका जो सर्विस लॉन्ग मार्च है वो आ चुका है और उसके रेट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। दो रेटों में फंसा हुआ है ये, 124 से 132। नीचे भी चला गया था, वापस इसने कवर किया है और अपनी बेस लाइन ना 124 को मजबूत बनाया है। या 124 से लेकर 131 तक भी खेल सकते हैं, खेलना चाहे तो। और 131 एक दफा ब्रेक करके खड़ा हो गया तो हम इसके 160 से 65 तक के टारगेट दे सकते हैं। इंटरलूप, ओजीडीसी, सर्विस ग्लोबल, फातिमा, चार टॉपिक हैं। ओवरऑल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम्स लग रहे हैं। इंडेक्स को हम देख रहे हैं 2,10,000 के पहले टारगेट पे, जो हम पिछली बार पहले बता चुके हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ये जरा आपसे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, बड़ा मजा आया था। एक कंपनी है आई टेंस, वो मैं 2-3 दफा देखी भी है। मैं आई थिंक एक शो में सवाल भी किया था। आई थिंक पहले शायद वो जहूर कॉटन मिल्स थी, फिर वो कंपनी बन गई, टेक्नोलॉजी सेक्टर आईटेंस में आ भी है, गई। क्यूटेक भी है। क्यूटेक भी है। अभी एक और मैं कंपनी देख रहा था, मुझे उसका नाम भूल गया है। अभी वो, अब नुमा। आई टेंस की अगर बात करें, सो यस 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 यस, ये नई नई कंपनीज डिफरेंट सेक्टर से आई थिंक यहाँ पर आ रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट भी सिक्योर कर रही है, $1 million की कॉन्ट्रैक्ट। क्या व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? टेक्नोलॉजी सेक्टर चल नहीं रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी लोग अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से शिफ्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहे हैं। क्या सर्विस बेचते हैं ये लोग? किस तरह इनके इतने ज्यादा गेन्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। यार हुआ ये है कि ये जो है ना आईटी सेक्टर, इसको इनकम टैक्स में भी, और आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको पता ही है गवर्नमेंट इनको इनकरेज करती है, ठीक है ना। इनको बहुत सारी रियायतें देती है कि खुदारा किसी तरह डॉलर ले आए। ये टेक्सटाइल वाले, चूंकि इन्होंने किताबें दो बनानी होती, तो इन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, कि आपने कभी गौर किया है कि ये 350-400 जो मिले हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में क्यों लिस्टेड है? कोई दुनिया में कारोबार इतना लिस्ट नहीं है पाकिस्तान में सिवाय टेक्सटाइल वालों का। उस जमाने में ये शर्त थी कि तुमने अगर कर्जा लेना है बैंक से तो तुम लिस्ट हो। तो नतीजा क्या हुआ कि हर नथु खतु सहरा, वो जो सहरा था ना, उसने अपने आप को लिस्ट कराया, बैंकों से कर्जा लिया और सारे डिफॉल्ट करे सब। अच्छा, किसी ने पैसे वापस नहीं किए। तो एक फिर दूसरा इन्होंने शब खून मारा कि जो बड़े बड़े गुरु गए थे सब ने ना बैंकों से कर्जा लिया और वो हाउसिंग सोसाइटियां खोली, ठीक है। तीसरा अब ये है कि अब ये नया शब खून मारने का तरीका है कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना सारे आईटी वाला काम शुरू करें। उन्होंने कहा कि हम तो आईटी का काम कर रहे हैं, और उनको बताएं ये अब अपना जो भी माल बाहर भेजेंगे ना, तो अब उसमें से पैसे बाहर वापस नहीं लेके आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। और ये सारे के सारे जो है ना आईटी क्लाउड के नीचे कवर में ये अपना जो भी खेल खेलेंगे वो इसी तरह खेलेंगे। पता नहीं इन्होंने बाकी बाकी आईटी का कोई काम करना है कि नहीं करना। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो एआई के अंदर पीएचडी कर रही है गूगल की तरफ से, ठीक है। तो अभी कल बल्कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की तो उसने मुझे फौरन कहा, डैडी ये तो एआई आप क्या कर रहे हैं? तो आपने भी पढ़ देखी होगी। तो मैं कहा यार सॉरी मुझे पता नहीं था कि एआई वाली वीडियो कौन सी होती है, तो वो कौन सी। तो उसमें वो बता रही थी कि पाकिस्तान ने यानी कि अब वो अभी तक वही, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि वो C+ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज और वो कॉल सेंटर, और ये पाकिस्तान लगातार इसके अलावा कभी और किसी चीज में कभी गया ही नहीं, जबकि वो अब दुनिया में ऑब्सोलीट हो गई हुई चीजें। और अभी हमने वो नहीं शुरू किया तो आगे आ गया एआई। और एआई वाला मसला ये है कि इसके अंदर हमने अभी कोई भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम शुरू ही नहीं किया एआई में पाकिस्तान। और ना ही हमारे पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर हमने कोई एआई में कमाल किया हो।
तो मतलब हम इसमें जो जो इंडिया और इवन बांग्लादेश और वो सिंगापुर, हम उनसे बहुत पीछे हैं। ये वियतनाम, ये एआई वगैरह से, मलेशिया, हम ये लोग एआई में ना काफी आगे निकल गए हैं। चिप्स के अंदर भी वो जो चिप्स वगैरह जो बनती हैं उसमें भी हम ना वो बनाते हैं, नाम एआई वाले काम में गए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो 50 एक साल पीछे चल रहा है दुनिया से। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में नहीं है। इंडिया की कई हैं, चाइना की भी कई हैं, सिंगापुर की कई हैं, अमेरिका की तो सारी हैं उस हाल में। तो हमें ये इस वजह से ये इस तरह की कंपनियां, वो क्यू टेक, व्यू टेक, सारा ये ए टेक बनाती फिरेंगी। लेकिन इनका इनका मकसद कुछ और है। उसमें ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में एआई में कमाल कर देंगे, या वो यानी कि आईटी में कमाल कर देंगे। आईटी में अगर पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की बात करते हैं और हम इस सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें टॉप पे कौन सी होनी चाहिए? सिस्टम्स ही होनी चाहिए? सिस्टम सिस्टम तो सिस्टम एक जैसे ही क्या एक ही डिफरेंशिएट करती है? उसका भी कुछ ऐसा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो नहीं है? सिर्फ वो शायद लोगों को लगता है कि वो सिर्फ टॉप कंपनी है, उसका बिजनेस तो कुछ इतना खास नहीं है। जो दुनिया में कर रहे हैं वो तो कुछ ऐसा बनाती नहीं है, ना बेचती है। नहीं कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही कंपनी है जो कि पाकिस्तान में आईटी में कुछ सीधी कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एआई में वो बहुत आगे निकल गई है, इसी वजह से तो उसका शेयर सीधी भी है। देखें परफॉर्म नहीं कर रहा ना। अच्छा। हम्म, आप अब देखें ना, सही है। फंसा पड़ा है। तो एवीएन भी फंसा पड़ा है, ठीक है ना, वो भी वो 0/0 ही है। ऑक्टोपस भी फंसा पड़ा है, सिमेट्री भी फंसा, कुछ कोई चीज भी देख लें, क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। नेटसोल देख लें, कोई काम नहीं कर रहे यार। ये मतलब है कि आप ये कहें बिल्कुल कि ठीक है। भाई जिस तरफ दुनिया जा रही है उस तरफ ये जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक है अब देखें, बल्कि मैंने कल मैंने आपको पता है, एक ग्रुप में अपने 350 सफ़े की मैंने, मेरी कल एआई से ना, अच्छा एआई से अक्सर मैं बहस कर, मेरी ना लड़ाई हो जाती अक्सर। और किस उसके बात पे? सबूत में कल मैंने उसको मैंने साबित किया कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो कौन सी स्ट्रेटजी कामयाब रहती है और कौन सी नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, वो किस हवाले से? तकरीबन स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट में ठीक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइनली उसने कोई 5-6 दफा मुझसे अपोलोजाइज किया कि नहीं मैं ठीक, मैं वो नहीं। और उसको फिर वो सही है। बोली, मैं कहा अपने आकाओं को कहो कि तुम्हें ट्यून करें, क्योंकि तुम ह्यूमन ब्रेन से पीछे हो। तो मैंने वो जो सबूत के तौर पे पूरी की पूरी 500-600 सफ़े की जो किताब बनी थी ना, उसने फिर एक किताब बना दी कि आपकी स्ट्रेटेजी ये है। तो वो मैंने आपको भी पोस्ट कर दी थी आपके ग्रुप में, जो कि आप में से किसी ने नहीं पढ़नी, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें पूरी कन्वर्सेशन पोस्ट की हुई है, और अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर दी। मैं कहा जिसने पढ़नी है पढ़ लो, ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान मार्केट में काम करने की। और वो उसमें मानी कि बजाय तुमने चार्ट और टेक्निकल्स करने की बजाय तुमने पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो मार्केट है उसमें कैसे काम किया जाता है। तो ये है अच्छा। सिलसिला। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें जो इवन, हाँ, उसमें फिर मैंने उसे कहा, मैं कहा यार ये जो दुनिया में एक मिथ चल पड़ी है कि एआई जो फड़का देगी ट्रेडिंग में, मैं कहा तो तुम्हें तो ह्यूमन ब्रेन ने बनाया है, तो तुम यहाँ पे मुझे पाकिस्तान मार्केट में तुम मुझे नहीं हरा सकती, तो तुमने दुनिया में किधर किसको हराना है? मैं कहा थकी मार्केट है पाकिस्तान की, शैलो मार्केट है, 6 ब्रोकर हैं इसमें। तुम यहां पे नहीं तुम इन्फ्लुएंस निकाल सकती कि काम कैसे करना है। तो तुम दुनिया में फॉरेक्स जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का काम हो रहा है, क्रिप्टो जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का काम हो रहा है, वहां पे तुम क्या करोगी? ह्यूमन ब्रेन को कैसे हराओगी? तो वो मानी है कि नहीं हरा सकती। इस तरह नहीं हो सकता। ये सारे मिथ ही है कि जी एआई टूल आ गया, एआई बॉट आ गया, बॉट ट्रेडिंग करेंगे, हार जाएंगे इंसान, अब जो कमाई है दरख्तों पे आम लग जाएंगे। भाई ह्यूमन ब्रेन बहुत एडवांस होता है, और ये हमने ही इस एआई को बनाया हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि एआई हमें हरा दे? नामुमकिन है। आप उसको पढ़ लें पूरी कन्वर्सेशन को, मैं मतलब है कि मैंने उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल जैसे कहते हैं ना, उसको खड़का दिया एआई को कि ये तू गलत कह रही है। वो कहती है तेरा आईक्यू बहुत हाई है, मुझे आगे से कह रही है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और भी है कि जैसे आप डेफिनेटली कह रहे हैं कि एआई और ह्यूमन ब्रेन डेफिनेटली डिफरेंट है, ह्यूमन ब्रेन बहुत डिफरेंट है। एक और चीज जो अब दुनिया अंडरस्टैंड कर रही है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ एआई है वो ज्यादा है इंस्टेड ऑफ जो ह्यूमन की कॉस्ट है। तो बहुत सारी कंपनीज जी। को ये रियलाइज हो रहा है कि जो साल में जो एआई पे कंज्यूम या जो स्पेंड कर रही है उससे कम में वो ह्यूमन रिसोर्स को रख मुफीद सकती यहाँ है। पे रुको 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 रुको, अब भाई रुको। जिस तरह जो आप पाकिस्तानी अमरीकी भाई भाई हैं, जिस तरह हम चोर है ना, इस तरह अमरीकी भी चोर है। ये सारा एआई के अंदर वो टैक्स का चक्कर चलाते हैं, और वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के चक्कर में वो उन्होंने साइड पे करते जाते हैं। चाइना ने साबित किया है कि वो जो $1 मिलियन की चीज बनाते हैं वो $10,000 में बना के वो फारग कर देता है। हर चीज ऐसे ही होती है। तो वहां से पता, जिसकी वजह से ये सारे सुम मुन बुक मुन चुप
कि चुप का रोजा लगा हुआ है ना अमेरिका में सबको, ये सब टैक्स चोर है एआई वाले उधर। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा स्टील सेक्टर पर सुन भाई आपसे जरा कमेंट देता हूँ। आपने सीएसएपी जब अपनी टॉपिक में बताया था, तो सीएसएपी का अगर हम बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं तो डाइवर्सिफाइड है, इन्वेस्टमेंट में भी है, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी काफी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। वाज दिस द रीजन कि आपकी सीएसएपी टॉपिक होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, फंडामेंटली हिसाब से भी, कि वो डाइवर्सिफाइड है? एंड व्हाई नॉट मुगल या आईएसएल या आईएनआईएल? नहीं नहीं, मैंने टॉपिक में आज सीएसएपी नहीं बताया, मैंने न्यूज रिलेटेड बताया कि ईरान के साथ जब आप सॉरी सॉरी सॉरी, पाइपलाइंस की यस। बात करते हो ना, तो हाँ, तो सीएसएपी ऑलरेडी वो रूमर्स में रहता है। और नॉर्दर्न और साउदर्न ये तीनों चलते हैं जब भी आपकी ईरान की गैस की पाइपलाइन की बात होगी ना, जब चलेंगे, क्योंकि अब इस वक्त जो है ना, तो मार्केट में तेजी हो जाती है ना, तो फिर स्टॉक्स के पीछे वजह ढूंढते हैं लोग, स्टोरियाँ ढूंढते हैं। हालांकि वो टेक्निकली और डिमांड पे चल रहा होता है, डिमांड सप्लाई पे, लिक्विडिटी पे चल रही होती है चीज़ें, स्मार्ट मनी पे चल रही होती है, लेकिन आपने कोई ना कोई स्टोरी तो बतानी है ना, इसमें स्टोरी है सिर्फ। और इसी तरह जब जैसे मार्केट गिरती पीआईबी है डील में। तो जैसे पीआईबीटीएल में, इसी तरह जैसे अब अभी आप पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी में, आप टेक्नोलॉजी के अंदर या एआई के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर मसला ये है, जो अगर नेटसोल नहीं चल रहा है या इवन नहीं चल रहा है, सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमें पता है कि इस वक्त अगर हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे एआई से रिलेटेड या कोई भी नई चीज लेकर आएंगे, तो सबसे पहले कंपनियों को हायरिंग करनी पड़ेगी प्रोफेशनल्स की। अगर वो प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि आपने ठीक ठाक एक आदमी को 1-1 करोड़ का पढ़ना है, 1.25 करोड़ का साल का, वो कम से कम भी, शायद कुछ इससे ज्यादा पढ़ेंगे, 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के पढ़ेंगे, हाई पे स्केल होते हैं उनके। तो कंपनी वो वैसे ही बच रहा है ये, मतलब सिस्टम्स ले लें आप, सिमेट्री ले लें, आई टेंस ले लें, और ग्लूकोज ले लें, और ये ले लें, दुआ लिपा ले लें, और ये पता नहीं जो भी इन्होंने बनाई हुई है कंपनियां। अब उनको में क्या करना है, इनको क्या करना है, बस एक एक लगा देते हैं ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है ना वो पंप करता है, वो अपना माल देते हैं, फिर नीचे से ले जाते हैं। मतलब कोई इन कंपनीज के अंदर कोई एक्सपेंशन तो नहीं नजर आ रही, मतलब किसी किस्म की आपको ग्रोथ व्रोथ तो नजर नहीं आ रही। आप बात करते हैं कभी, क्योंकि कोई वही चेक इन बैलेंस ही नहीं है ना। सिस्टम भी डॉक्टर साहब सही सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ऑफिशियल लिस्टेड कंपनी, लेकिन अगर 2 रुपए की फेस वैल्यू है उसकी, तो 1.5 लाख 150 पे फंसी हुई है। और आप कंपैरिजन करें दुनिया में आईटी कंपनियों की या टेक कंपनीज की, तो वो कहाँ का $500 $400 कहाँ पहुंची हुई है, तो कोई, और हम $1 पे कर रहे हैं ना, आधे डॉलर पे हमारी कंपनी ट्रेड कर रही है, आधे डॉलर में, $400, आधा डॉलर। और अगर ये बाकी जो कंपनी है वो सेंट्स के अंदर है, तो हमारी तो कोई भुगत ही नहीं है। दूसरा, आप टेक्सटाइल पे आ जाए, टेक्सटाइल की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊं टेक्सटाइल लगने के बाद होता क्या है। टेक्सटाइल कुछ तो 4-5-6-7 तो नस्ली लोग हैं, बाकी तो जिन्होंने लिस्टेड कराई हुई है ना, वो चलाते भी खुद ही है भाई कंपनी को। वो प्राइस भी उनके खुद चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको सारा डेटा उनके पास ही है। पुरानी पुरानी जमीनें पड़ी हुई है, अचानक से कोई जमीन बेचते हैं, बुक वैल्यू बढ़ जाती है, वन टाइम कैपिटल गेन कर लेते हैं, मालिक पहले माल ले लेता है स्पॉन्सर से मिलकर, 4-5 जाने ग्रुप बना लेते हैं। आप वो देखो ना, कुहाट टेक्सटाइल मिल है, या सूरज कितने टेक्सटाइल, वो शर्ट शर्ट बेताशा नाम है। पता नहीं कितने ही हैं। अभी 20 रुपए का था हाँ। इंटरनेशनल लिटवेयर, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, अब अचानक से देखो तो 20 रुपए का होता था, उस 100 रुपए का हुआ पड़ा है। तो ये जो आईटी कुछ था, इनिशियल स्टेज पे था, कोविड के दौरान ऐसा लग रहा था कि नहीं आईटी पाकिस्तान के अंदर कुछ करेगा, लेकिन इवेंचुअली वही टेक्सटाइल सेक्टर बन गया दूसरा आईटी। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बेहतर है कि सट्टा वट्टा करना है तो करते रहें, मतलब आपको ट्रेडिंग करनी है, जिनको एक्सपर्ट लोग हैं जो निकल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम तो यही बोलेंगे भाई, अगर आप निकल सकते हो, आप में अगर तपड़ है इतना, तो करो 100 बिस्मिल्लाह, छक्के भी लगेंगे, सेंचुरियाँ भी लगेंगी। लेकिन अगर इंसान के बच्चों की तरह काम करना है, जिंदगी भर काम करना है, तो पीछे कमर मजबूत होनी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरलूप, ओजीडीसी, सर्विस ग्लोबल, फातमा, एफएफसी, मिजान बैंक, फैसल बैंक, ग्लेक्सो, यू नेम इट, 50-60-70-80 कंपनियां उसी के अंदर बंदा रहे। मेपल लीफ, लकी सीमेंट, डीजी खान, कोहाट सीमेंट, फौजी सीमेंट, मुगल स्टील, आईएसएल, स्टील के अंदर, या आप केएसबी पंप्स पे भी इवन ट्राई कर सकते हैं, कोई एक्सपेंशन चल रही है उसकी। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं 50-60। अदरवाइज इस वक्त आईटी में अगर थोड़ा बहुत खेलना है, तो आप एयरलिंक में खेल लें बस। मैं अभी एयरलिंक का ही हाँ। सवाल करने लगा था आपसे। मैं एयरलिंक के सवाल पे आ रहा था, मैंने कहा आप बात कुछ कंप्लीट कर लें, बेहतर है क्योंकि वो वो। अपना इसीलिए कि वो अपना अभी तो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, एंड उसका जो कोर बिजनेस है वो एग्जैक्टली सर्विस बिजनेस पर नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बिजनेस पर है, और फोन प्रोडक्ट बेचना। बेस, यस तो एग्जैक्टली। हम कह सकते हैं कि चले कंजम्पशन नजर आती है। और हैविंग सेड दैट कि हमारे जो पीटीए टैक्सेस थे उसके ऊपर भी बिल पास हो रहे हैं, तो उसमें फिर आपको जगह नजर आती है। मेरा सवाल बस यही था, तो आपने कहा कि एयरलिंक में थोड़ा बहुत काम करने हाँ की जगह हाँ, हो क्योंकि उसका सकती है। आईपीओ भी बिक गया ना, कि मार्केट में ओवर हम्म। सब्सक्राइब हो गया, तो मतलब उन्होंने अच्छा हम्म। उसको बेच लिया है, और उसी पे उनकी सब्सिडी है। और वहां से ही फिर एक उसका अपना भी अर्निंग जो पर्सनल है, अर्निंग की बुरी नहीं है। हम्म। और सबसे अच्छी बात है कि पहले दिन से ही, मतलब पहले साल से ही डिविडेंड वगैरह दे रहा है।
तो एक पे आउट वाली कंपनी जो कैश डिविडेंड दे रही है, और आईटी सेक्टर में, पूरे सेक्टर में कोई कंपनी दे नहीं रही आपको। दूसरा जो डेली मैं वही देखूंगा डिविडेंड ना, दे रही है। और वो उसका वो जो सीईओ का पराचा साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो कहने लगा कि मेरा तो पहले दिन से ही ये है कि अगर मैंने अपने शेयर होल्डर को पैसे नहीं देने तो मैं कंपनी बंद ही कर दूं। क्योंकि जिस मैं कहता है, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि जो कैपिटल गेन पे लोगों को खिलाना शुरू कर दें कि सिर्फ आपका कैपिटल गेन आप ले सकते हैं। मैं तो कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों पे यकीन रखता हूं, और मैंने सिलेक्ट में भी यही पॉलिसी रखनी है। क्योंकि सिलेक्ट जो है वो उसका 86% कह रहा था रेवेन्यू दे रही है इसका। ये जो है क्या है एयरलिंक। कंपनी का नाम, हाँ एयरलिंक का, हाँ। एयरलिंक। तो उसने कहा कि ये 86%, क्योंकि वो Xiaomi वगैरह वही बनाते हैं ना, तो उसी का टीवी शीवी और हर चीज वो उसी की है। तो उसका कह रहा था अब चूंकि उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें होम अप्लायंसेस लाने लगे हैं, तो हमें पैसे की जरूरत है। तो इस चक्कर में हम इसका सिलेक्ट का अलग आईपीओ लेके आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज वो कहता है कि हमारा कम आउट होता है, तो ये इसके अंदर लोगों को अच्छा डिविडेंड हम देंगे, हम जैसे ही टैक्स फ्री जोन भी है ना, तो वो भी हाँ एक, जी। इनका एक प्लस पॉइंट। इनका एक और प्रोडक्ट भी है ना, उससे भी उन्होंने कर लिया है वो। कौन हाइसेंस। सा नाम है? हाइसेंस। हाईसेंस, हाँ यस, हाईसेंस हाइसेंस। का भी ला रहे हैं। हाँ तो तो देखो, एसी हाइसेंस। अगर एसी वेसी सारे। अगर ये नॉन शरिया में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शरिया में अगर हम स्टॉक्स को काउंट करें जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, इवन उन्होंने अच्छा कैपिटल गेन भी, बहुत तगड़ा कैपिटल गेन अगर दिया है सरवाइव करने के बाद, पहले साल लिस्टेड के बाद, तो फिर वो 18 रुपये तक चला गया था। हमने भी लोगों को कहा था भाई, जब तक अपना जो लिस्टिंग वाला रेट है ना, 65 से 71, जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम काम नहीं करेंगे। तो 71 के बाद हमने काम शुरू किया था उसमें। इसके अंदर एयरलिंक एक हो सकता है, बाकी एवियन तो जब तक 53 के ऊपर नहीं आएगा तो वो तो डाउन ट्रेंड में है अभी। नेटसोल भी इसको यही करना पड़ेगा, क्योंकि बायबैक भी उन्होंने बड़ा किया, इतनी अर्निंग भी दिखा रहा होता है वो चलता ही नहीं है गौरी साहब का आइटम। गौरी मिसाइल बना हुआ है वो नीचे की तरफ। ऑक्टोपस है वो, उसकी अर्निंग ना होने के बराबर है, उसका पता नहीं रेवेन्यू ही नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। दूसरी कंपनी कुछ बेहतर है ना, वो पाक डाटाकॉम है, अच्छा। उसके फंडामेंटल्स वगैरह चलिए ये सब। पार्क डेटा। आश्चर्य है पाक डाटाकॉम। ठीक है। एक एयरलिंक है, एक पाक डाटाकॉम है। सिमिट्री भी फारिग है। सिमिट्री का लोगों ने अब जो है ना ट्रॉलिंग इतनी, हम उसको बड़ा रिकमेंड करते थे क्योंकि यंग मैनेजमेंट था, लेकिन सिमिट्री भी वो हो गया है मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन एवियन की तरह के भाई, मुआवजे वो देखिए, कौन सी मुआवजे ही हो कंपनी रहे है? हैं। जितने मुआवजे इसके अभी तक हुए हैं ना, इस हिसाब से इसको $1 ट्रिलियन की कंपनी होना चाहिए था। ये वही फंसे में। अच्छा, फिर सिस्टम है वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वो 150 पे पता नहीं कोई कबले मसीह से रुका हुआ ही है। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें 5 से और एक्स करें, सब कुछ करें ना, 800 रुपये का जो रेट था उसका, वो तकरीबन 3 साल 4 साल पुराना है। और एक्स होने के जब बाद, बोनस सब दिया कुछ था। होने के बाद, हाँ, फिर 400 आया था। और फिर उसके बाद अब हम इसको काउंट काउंट करें तो तकरीबन उसी रेट पे है ये। तो खास उसकी अर्निंग भी कर, कोई खास नहीं आती यार, इतने उसके दफ्तर हैं, इतना वो कहता है मेरा काम है, मिलियन बिलियन डॉलरों का काम है, अर्निंग उसकी होती नहीं है। और दूसरी बात है, ना वो डिविडेंड देता है, ना हाँ, अर्निंग दिखाता है, ना डिविडेंड देता है। जैसे 4 साल पहले 800 पे जिसने लिया होगा ना, उसको भी तकरीबन डबल फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसने एक गेन दे दिया, उसने पहले अपने आप को स्प्लिट किया, इस वक्त 150 रुपये का है। 150 पे अगर हम देखें काउंट करें तो ये तकरीबन 1500 रुपये का बनता है ना, 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि पहले बोनस दिया तो 400 रुपये हुआ, फिर वो हुआ, इस वक्त 150 160 रुपये दाम है। तो रिटर्न दिया है इस कंपनी ने भी। तो सिस्टम्स को कभी आप, जो भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इवन दो कि उस वक्त इसकी इसकी परफॉर्मेंस करंट तौर पे अभी रुकी हुई है, लेकिन एक इन्वेस्टर को रिटर्न जो है वो शुरू से 3 4 मतलब गुड बुक्स दिया में है। है अपनी। तो एक एयरलिंक, एक हो गया आपका पाक डाटाकॉम, एक है आपका सिस्टम्स, एक है आपका जरिया, 4 ही स्टॉक्स है। अच्छा, जरिया एक जरिए का ट्रेडिंग कंपनी बिजनेस है, क्या है सुजब? सट्टा करती है। जरिया जो है वो, सॉरी, जरिया जो है ना वो ट्रेडिंग भी करती है, ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग कंपनी है, ऊपर से वो कमोडिटीज वगैरह में है। तो अच्छा, एक अच्छा ओवरऑल अब देखा जाए तो 1 रुपये का शेयर था, 15 से आया था, 75 तक गया है, फिर उसके बाद अर्निंग वर्निंग अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल इसकी भी परसेप्शन जो है ना अच्छी है अमंग इन्वेस्टर्स। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है। लोग अक्सर इसको मिस करते हैं कि यार कंपनी की गुड बुक वैल्यू अच्छी है, कंपनी की जो है ना एबिटा अच्छा है, एंटरप्राइज वैल्यू अच्छी है, कैश फ्लो, बहुत सारी चीजें लोग देख रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं सबसे बड़े, जो मार्केट के अंदर ना उसकी कीमत का सही मायने में तयन करते हैं। एक तो ग्रुप मैन बिहाइंड कंपनीज, नंबर 2 ऑनर अमंग थीव्स, ऑनर अमंग इन्वेस्टर्स। ऑनर अमंग इन्वेस्टर्स जो होता है ना, कि लोग अगर उसके कितना, मैं हम तीनों बैठे हुए हैं, तो मेरी सिस्टम्स के बारे में क्या राय है, आपकी राय है, आपकी अगर अलग अलग है, बटी भी है, तो उसका बहुत बड़ा फंडामेंटल खराब है। हम तीनों उसके अंदर पॉजिटिव है कि अच्छी कंपनी है, तो बहुत बड़ा फंडामेंटल है। सबसे बड़ी फंडामेंटल वैल्यू है कि जो शेयर होल्डर्स है ना, उसके सामने उसकी क्या इज्जत है या वैल्यू है। तो ये चारों कंपनी मेरे हिसाब से गुड बुक्स में आती है।
नहीं, अच्छा सोहेल भाई, लेकिन देखे ना, असल तो फिर बात यह है कि मैं जो अभी जो चैट जीपीटी से मेरी जो लड़ाई बात हो रही थी ना, वो डे तो ट्रेडर एक 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 वर्सेस। मिनट एक मिनट डॉक्टर, चैट जीपीटी या जो एआई होती है ना, उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है? उन्होंने सीख लिया है कि जो मतलब मुझसे बात कर रहा है ना, उसको कैसे पहले चने पे झाड़ पे चढ़ा के रखना है। हमेशा वो आपको बोलेगा ओहो मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, यू आर राइट। कहीं ना कहीं चैट पे बोलेगा ओहो आई एम सॉरी, आपने अच्छा कैच किया। वो उसकी आदत है, ताकि वो ना आप उसको वन साइड ना लगे उसको, और आप वो एआई है, वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल के बात करके समझ के पुरानी चैट मिला के इवेंचुअली वो आपको विनर कराएगा, कभी खुद विनर बनेगा ही नहीं। उसकी नहीं, उसकी वो तो अपने कारीगरी आप है। को ट्यून भी इसी तरह का, वो अपने आप को ट्यून भी इस तरह कर रहा होता है ना, कि मतलब मैं उसको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो स्टोर नया डेटा, स्टोर कर रहा है। यस, नया ठीक है ना? डेटा आएगा ना उसके तो पास। वो अपने आप को इम्प्रूव भी तो करता जा रहा है ना, वो मेरे दिमाग को समझ रहा है और लड़ रहा है, और वो मुझसे चीजें निकलवा रहा है, और वो स्टोर करता जा रहा है कि अच्छा भाई ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल, नई सोच उस पे, हाँ, नई सोच उस पे आती ही उसी तरह है, जब आप उससे खुल के हाँ, बात करते हो ना। लेकिन आप खुल के कब बात करोगे? जब तक सामने वाला दोस्त यार की तरह बात नहीं करेगा, कभी कभार सॉरी भी हाँ, करेगा, हाँ, कभी थोड़ा सा हाँ, टॉन्ट भी करेगा, तो कभी वो, क्योंकि मैंने तो बहुत यूज किया है, मैं तो बहुत यूज करता हूँ ना, हर चीज के लिए यूज करता हूँ। पढ़ने के लिए, फिर कोई चीज रह जाती है कनेक्ट करने के लिए। एआई जो है ना, जब शुरू बात नहीं हो रही थी कि बॉट की बात हो रही थी कि लोग जीतेंगे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एआई इज फॉर योर हेल्प। जैसे यस, इतने सारे चार्ट्स है ना, आप कोई चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, आप वॉट्स पे लगा दो, आपको इंडिकेट कर दे। जैसे कि बस, ट्रेडिंग व्यू में एक अलर्ट यस, सिस्टम है, आप अलर्ट आ जाती है बिल्कुल। अलर्ट आती है ना, इस तरह आपको वेल ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे तरीके से आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओ, इसलिए होता है एआई। जैसे पहले गूगल था, थोड़ी सी सर्च करता था ना, तो अब शुरू से आ था ना, ब्रेटेना का होता था, ब्रेटेनिका इंसाइक्लोपीडिया, आप पर्चे खोलते थे, देखते थे, डिक्शनरी खोलते थे, देखते थे। उसके बाद डिजिट आसान हो गई, डिजिटल लाइफ हो गई, गूगल आ गया। यानी गूगल के पास वो थोड़ा और तेज कर दो, वो एआई आ गया। सर्च ही है, एक किताब से शुरू हुई थी, एआई पे पहुंच गई है। दैट्स इट। कहने का मकसद ये है सुहेल भाई कि देखिए, सिस्टम है जिसने जो शुरू से बैठा हुआ है, वो तो जी जी। करोड़पति और अरबपति बन गया ना, जो शुरू से बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल। कमा लिया है। तो ये तो हम जो अब जो मौजूदा जो मसलन जो कल मार्केट में घुसा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि यार उसको क्या मिलना है इसमें सिस्टम में। लेकिन अदरवाइज तो फिर वही बात है, अगर किधर वो 100 रुपए का शेयर था, किधर 1500 रुपए का शेयर, इतना मुनाफा दुनिया में कहीं अवेलेबल है, बताएं कहीं मुझे। नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई भी करें ना हाँ उसको, पूरे जी। साल का निकाले ना, 8-10 साल का, तो बहुत बड़ा रिटर्न है। तो जीता वही है जो बैठता है उसमें, आप किसी निकाल लें कोई भी रेट। चीज में। एक हाँ बात करते हैं ना, एक बात करते हैं, उससे बात याद ही ना। हम जनरली तौर पे ना उसका रेट खोलते हैं, पुराना कितना रेट था, ठीक है, एडजस्टेड चार्ट है ये। तो हम तमाम चीज़ हटा देते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये एडजस्टेड चार्ट है, तो हम देखते हैं कि कितने कितने का था ये कितने साल पहले। ये 10 रुपए का था 2020 में। जी। 2020 में 10 रुपए का था, ये एडजस्टेड चार्ट है, इसलिए बोनस वगैरह सब काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है। 10 रुपए का आज 150, 170 का हाई मार चुका, रिटर्न काउंट कर लें आप 6 साल के अंदर। कोई हिसाब ही नहीं है भाई, आपका आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको सिर्फ बैठना होता था, मतलब स्टॉक्स पे अभी भी आपके जितने भी स्टॉक्स आए हैं अभी, सर्विस लॉन्ग मार्च, या सितारा पेट्रोलियम, या सिमेट्री, इवन 4 पे से आया था सिमेट्री। हालांकि 22-23 रुपए तक गया है ये सिमेट्री भी। इसके बाद फिर आप एयरलिंक देख लें, जो भी कंपनीज लॉन्च हुई है, बीएफ बायो है, यू नेम इट, के लोगों के पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना लोगों ने पैसा बचाया है, हालात कुछ भी हो, जंग आई हो, ईरान वॉर आई हो, कोविड आया हो, जो लॉन्ग टर्म वाला है वो जीता ही जीता है। अनटिल अनलेस कि उसने अपना एलोकेशन बिल्कुल ही खराब कर दिया हो, 20-25 कंपनियां ले ली हो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, एक ही सेक्टर में पैसा बगैर सोचे समझे लगा दिया हो। अगर सही स्ट्रैटेजी, एसआईपी, प्रॉपर इन्वेस्टिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर कुछ रिटर्न भी था, सिर्फ सिस्टम जैसे नहीं, एफएफसी भी हो, बैंकिंग सेक्टर भी हो, डिविडेंड पे आउट भी, कुछ कैपिटल गेन वाले, तो वो तो अरबपति हो गया होगा मेरे ख्याल से, 2020 वाला, अच्छा, 2017, उसमें मैं ये 2017-18 देख वाला। रहा था मैं ये देख रहा था कि ये देखें, पाकिस्तान में ये जो जीडीपी शीडीपी जो भी चक्कर होता है, वो 4, 5, 6%, 7% से ऊपर कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। जो स्टॉक साढ़े छः मार्केट साढ़े है, छः आए, साढ़े छः आई है। जो स्टॉक मार्केट है उसका तो एवरेज रिटर्न 30% है सालाना। हाँ। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। मैं मेरे साथ कोई भी बहस कर ले, ना प्रॉपर्टी, कोई चीज दुनिया की मुकाबला नहीं करती यार। कोई मुकाबला है ही नहीं लॉन्ग टर्म मार्केट में बैठने का वर्सेस शॉर्ट टर्म। कोई सिरे से कोई हिसाब नहीं है। ये सब अच्छा बकवास है, बुलशिट है ये सारा, कि जी वो अच्छा। कह रहे हो इंट्राडे कर लें, डे कर लें, फलां कर लें, बाय टुडे सेल टुमारो। दिस इज नॉनसेंस। वो स्वाय लोग अपना पैसा बर्बाद करके उसके दफा हो जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। जो बैठा हुआ है वही कमा रहा है, दैट्स ऑल। और रिस्क भी नहीं है, आप देखो, रिस्क भी जीरो। हाँ ना कोई खर्चा है रोज का, कि ना आपने चाय बनानी है, ना खाना मंगाना है,
ना मेहमान कोई आएगा आपके पास कि उसको चाय पिलानी है। मतलब आपके इस बिजनेस का एक्सपेंस भी कोई नहीं है। ना ही आपको ये है कि छुट्टियां हो गई है, चलो आशूर की, तब क्या करें, 4 दिन कारोबार बंद है। नोबडी केयर्स। बंदा बोलता है ठीक है, जब देखेंगे जब देखेंगे, मतलब। अच्छा, ये कोई भी बारिश आने का डर नहीं है, तूफान आने का डर नहीं, आपको कोई भी खर्चे की डर ही नहीं है। रात को आप सोते हो, सुबह उठते हो, नहीं उठते हो तब भी, मतलब देर से उठते हो तब भी चलेगा, क्योंकि आपकी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ही देना है। अच्छा, और डिविडेंड वाली कंपनियों ने तो निहाल कर दिया है। अगर आप एफएफसी देखें या ईफट, इवन ईफट देखें, जो रेट में इतना नहीं चला ना ईफट, उसको देखें ना, काउंट करें उसके डिविडेंड काउंट करें, और शेयर फ्री पड़े हुए हैं भाई 3 3 7 4 साल में, और रेट पहुंच गए आसमान पे। इतना रिटर्न। हाँ, जो डे ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग होती है, पॉपुलर चीजें हैं, वो होंगी, होती रहेंगी। आपका ज्यादा लिक्विडिटी आती ही वहीं से है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे स्टॉक्स हो। पूरी दुनिया में ऑप्शंस, फ्यूचर्स चलता है। हम नहीं करते, हम शेरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं और डिमांड भी होती है। इवन हमें भी बाय टुडे सेल टुमारो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हम भी करवाते हैं। लेकिन क्या है कि वो डिमांड इतनी है, जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर खोल देंगे और आप कोक रखोगे, पेप्सी नहीं रखोगे, तो किसी को पेप्सी चाहिए तो किसी को कोक चाहिए। ठीक है ना, किसी को केन्स का फूड चाहिए तो किसी को बिग बट का चाहिए, तो क्या करेगा, तो दुकानदार तो होगा, वो तो सारे प्रोडक्ट रखेगा। लेकिन जो अल्टीमेट विनर होता है, हम उसकी बात करें, कि हमें भी पता है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन है, ओवरऑल ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि पैसा लॉन्ग टर्म वाला ही बनाता है, ये हमने देखा है। हमने यही देखा है कि बिल्कुल। जो किताबें लिखी गई हैं, इवन दो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और ट्रेडिंग पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, लेकिन जो प्योर किताबें हैं वो इन्वेस्टिंग पे ही है। ट्रेडर वो जीतता है जो, जिसको अपने आप पे पूरा कंट्रोल हो, जो लेवरेज ना करे। मैंने जो देखा है, जिन ट्रेडर्स को जीते हुए, पैसा बनाते हुए, हमारे सामने मिसालें हैं। जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं ना, बहुत बड़े बड़े मार्केट के, वो ज्यादातर 80 90% ट्रेडर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं, इंस्टीट्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टॉक्स की या उन प्लेयर्स की जो चलाते हैं, जैसे कोहाट टेक्सटाइल मिल चल रहा है, या आपका अचानक से बीच में कोई एसएस ऑयल मिल चल पड़ता है, हाँ। सादियो चल पड़ता है, कोई भी ऐसे स्टॉक चल पड़ता है जो पब्लिक इन्वॉल्व होती है उसमें। इसमें स्पेकुलेशन होती है जो स्टोरी पे चलते हैं। स्पेकुलेशन। हाँ, और वो चलते हैं जो मार्केट के मूवर्स शेकर्स होते हैं ना, वो लोग, वो ट्रेडर होते हैं प्रॉपर, और करोड़पति अरबोपति खरबोपति हैं ट्रेडर्स। ये फैक्ट है, और एवरीबडी नोज कि जो स्टॉक चलाते हैं, बहुत से लोग हैं, जबान ज्यादा आम है, जो लोग जानते हैं। ट्रेडर कौन जीतेगा, आप अपनी लिमिट को जानता होगा वो, इवन वो फ्यूचर में करे, लेवरेज में करे, उसको स्किल पे महारत होगी, उसको बेचना आता होगी। अगर उसके बाद एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, और ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसने सारा पैसा अपना, अपना घर, अपनी गाड़ी बंगला सब इस मार्केट को दे देना है, क्योंकि फिर वो गैम्बलिंग एटीट्यूड में आ जाता है। जबरदस्ती करना, अगर वो कर सकता है, बेच सकता है, अपना हाथ काट सकता है, तो सौ बिस्मिल्लाह जी, ट्रेडिंग करे। लेकिन अगर नहीं कर सकता, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपनी कीप ऑन इन्वेस्टिंग, अच्छे अच्छे स्टॉक जमा करें, इवेंचुअली आप जीतेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देखिए देता हूँ इसमें जैसे। एक मिनट मुफीज, इसमें ये होता ही है कि जी जी। ये जो ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर उनकी जो साइकोलॉजी होती है ना, जो मूवर शेकर्स, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने के माहिर होते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि जिन्होंने या तो लोगों ने स्टॉप लॉस सिरे से लगाया ही नहीं, तो जो उन्होंने लगाया था ये हूंज के ले जाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा ये कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं ये साइडवेज हाँ मार्केट्स हाँ। के अंदर। तो वो सारा वक्त काम ही ये कर रहे होते हैं कि वो लिक्विडिटी को स्वीप कर रहे होते हैं, उसका स्टॉप लॉस खाया, ऊपर वाले का स्टॉप लॉस खाया, फिर वहीं के वहीं बैठ के उसी बैंड के अंदर ही रहते हैं, और वो सारा दिन स्टॉप लॉस खाते रहते हैं। ऊपर का भी नीचे का भी लोग समझते हैं ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर लोग समझते हैं नीचे का ब्रेकआउट हो रहा है, और वो उधर ही स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं। वो सारा सारा दिन यही काम करके, तो वो ये सारी छोटी मछलियां खा खू के तो डकार मार के साइड पे क्या अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने जब चैट जीपीटी को मैंने साबित किया कि इस तरह की जो मार्केट्स होती है ना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ना टॉप पे बाइक सेल करना है, ना बॉटम पे खरीदना है, आपने इन बिटवीन सेंटर में मुनाफा लेना है। आपने सेंटर में एंट्री करनी है और सेंटर में ही आउट हो जाना है। तो उस सूरत में तो आप बच जाएंगे इनसे, मछलियों से। और अगर आप इसी चक्कर में रहे कि मैंने नीचे से खरीदना है और बिल्कुल ऊपर जाके बेचना है, आप जिंदगी भर मार खाएंगे और सब कुछ दे के चले जाएंगे। उसी के अंदर फिर मैं मैंने सिस्टम निकाला कि ये चीजें करेंगे तो आपको ये 65 से 70% का प्रॉफिट पक्का आपका है, और आपने लालच में नहीं आना और आपने बाहर निकल जाना। ये जो चीजें सोहेल भाई और डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जिसमें किस तरह अच्छी कंपनीज को फिल्टर आउट करना है, या पोर्टफोलियो बनाना है, या कंपनीज रखनी है, या अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई ऐसा पंप या डंप की सिचुएशन है, उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीजें हम बता रहे होते हैं। हम इसलिए एडवाइजर्स हैं कि हम उसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। आपने सिर्फ एक काम करना होता है, हमारे साथ अकाउंट खुलवाना होता है। और उसका रीजन क्या, अकाउंट
कि कोई चार्जेस इस तरह नहीं होते कि आप कोई पैसे दे रहे हैं हमें। अकाउंट आपका किसी भी ब्रोकरेज हाउस में हो सकता है। सो व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट स्टॉकिफाई? क्योंकि हम सिर्फ आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे यहाँ पे, हम ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आते हैं आपके साथ, शोज हम लोग शोज जो बनाते हैं वो आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। रीजन ये है हमारे साथ अकाउंट खुलवाने का कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ते। आपको इन्वेस्टमेंट कॉल्स देनी हो, स्विंग कॉल्स देनी हो, आपको अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लेट्स से यू आर दैट पर्सन जिसको ट्रेडिंग करने का शौक है, आपको स्विंग ट्रेड करवानी हो तो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना, हम आपको वो गाइड करते हैं। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना हो, हम आपको वो बताते हैं। हमारी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। हम और क्योंकि हम करते हैं शरिया कंप्लाइंट में, तो आपका वैसे भी जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाता है। आपने सिर्फ एक नंबर पे कांटेक्ट करना है, 0313 333 2998, आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। सिर्फ व्हाट्सएप करना है और आपने बताना है कि स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट ओपन कराना है। और ये प्रोसेस मुश्किल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपने व्हाट्सएप करना है, सब चीजें व्हाट्सएप पर अब हो जाती हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉकिफाई के हमारे साथ। पास हमारा स्टाफ लेवल 50 से ऊपर ही निकल गया। स्टाफ जो है हमारा 31 हो गया है, हमारे सब डीलर्स 50 हैं, और हमारे क्लाइंट्स की तादाद 10,000 हो चुकी है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि हम शरिया करते हैं। अगर हम शरिया नहीं करते और अगर वो लेवरेज वाली मिला ले होते जो हमारे पास से चले गए हैं, तो फिर तो क्या बात थी। दूसरा, अकाउंट खुलाने की बात ये है कि अकाउंट तो आजकल सारे ही खोल रहे हैं ना। आजकल तो अकाउंट खोलने की दौड़ में तो सभी है ना। पूरा पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं हमारे समेत, सभी अकाउंट खोल रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, अकाउंट तो आप किसी भी जगह खोल सकते हैं। और कमीशन यस। जो है वो 95% ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि वो SEC ने एक स्लैब दिया हुआ होता है, उससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता आपको। और अगर लेगा भी तो आपके साथ उसकी एक आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ही ले सकता है, बेस्ड ऑन सर्विसेज। कमीशन भी उतनी है, अकाउंट भी हर जगह नॉर्मल खुल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो असल बात है सारी आजकल जो खेल है सारा वो सर्विसेज का है। सर्विसेज ही सर्विसेज सारा की। गेम है अब। और सर्विस प्रोवाइडर में जैसे अगर हम अपने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले डालते हैं, चाहे आपकी कोई भी वर्त हो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, वहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस प्रॉपर दी जाती है। कॉल्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की, स्विंग ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, डेटा बताया जा रहा होता है। इसके अलावा फिर आपको जो है वो जूम सेशन, सबसे बड़ी बात जो हमारा जो USP होना चाहिए वो जूम सेशन होना चाहिए। जो 26 जूम सेशन हमने साल के कर दिए हैं, लाइव जूम सेशंस। उसके अंदर 2 घंटे का सेशन होता है, उसके अंदर आपको सवाल मिल जाते हैं। फिर देन एडिशनल कस्टमर सपोर्ट, मतलब ये तो ट्रेडिंग होती है ना जो आपको पता चल रही है। एडिशनल कस्टमर सपोर्ट का ये मतलब है आपकी ऐप नहीं चल रही है, आपको सौदा डलवाना है, आपको सुबह के लिए सौदा डलवाना है, वो तमाम चीज़ें भी आपको अवेलेबल होती हैं। और ट्रेडिंग डेस्क, यानी 1-on-1 गाइडेंस के लिए ट्रेडिंग डेस्क भी होता है। तो अकाउंट खोल तो सब जगह रहे हैं हमने। जो ज़्यादातर जो काम किया है इस वक्त, 90% जो हमारी फोकस है वो सारा सारा सर्विस प्रोवाइडिंग पे है। कि लोगों को शरिया कंप्लाइंट भी बताओ, लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐसी बताओ कि उनका पैसा सेफ रहे, और सर्विसेज ऐसी दो कि उनको लगो यार मेरे तो हर वक्त मेरे हाथों पे या स्पीड डायल पे मेरे पास मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। ये है हमारा मकसद। एंड एक और चीज है ना कि जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो ग्रुप्स एक इनक्लोज स्पेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हैं। उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एडवाइजर को रीच आउट करके, कोई पोर्टफोलियो का सवाल है, कोई चीज आपको समझना है, आप पूछ सकते हैं। एक तो वहां पे आपका सवाल की क्यूरी हो जाएगी, एंड देन जूम सेशन में आपको कोई लंबा सवाल है, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है, कोई फंडामेंटल सवाल है, कोई टेक्निकल सवाल है, वो पूरे क्लाइंट्स को लेके बैठा जाता है, समझाया जाता है। तो हम घंटों घंटों इसीलिए बैठते हैं कि हम आपको जो है आपके सवालों के जवाब दे सकें, आपको सेटिस्फाई कर सकें, आपको चीजें समझा सकें। अब आप खुद ही सर्विसेज का कंपैरिजन कर लें। आपने सिर्फ नंबर पे कांटेक्ट करना है, स्टॉकिफाई के साथ जुड़ना है। डॉक्टर साहब, एक एक लास्ट सवाल मैं आपसे जरा लेना चाहूंगा। इज देयर एनीथिंग, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में सेट एंड फॉरगेट वाला, कि मैंने आपको FFC लेके छोड़ दिया, डब्बे में डाल दिया और बस अब मैंने 10 साल डाल के रखा, और क्योंकि अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, या मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करना है, स्विचिंग एंड स्वैपिंग भी पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई एक ऑल टाइम हाई लगेगा, उसका कोई 12 o'clock का चैनल पे वो टच होगा, या बस लेके रख लिया, हर महीने जमा किए जा रहा हूँ बस क्योंकि कंपनी अच्छी, तो आई एम गुड टू गो? तो ये एक आम है जो दरख्त पे लगे हुए हैं कि आपके वो झुक जाएगा फल और आप तोड़ के घर चले जाएंगे और खाएंगे उससे मजे मजे से। कारोबार है, आपने दुकान खोली है तो रोजाना खोलनी है कि नहीं खोलनी? कि आपने बस बिल्कुल वो खोल लो। दुकान पे माल डाल के बस घर चले गए हैं, वो 10 साल बाद अंडे बच्चे दे रही हो? ये कारोबार है ना। तो आपको उसी तरह कारोबार में आपको क्वार्टरली उसकी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको उसी के चार्ट्स भी देखने पड़ते हैं, उसको देखना पड़ता है कंपनी किधर जा रही है। ठीक है, कुत्ता भी पाला होता है बंदा, उसको साथ के साथ देख रहा होता है कि ये तो खुद ब खुद तो नहीं बड़ा हो जाता। तो ये इस तरह नहीं होता। कारोबार कारोबार होता है। आप ये पहले आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि ये एक बिजनेस है। ये कोई सट्टेबाजी की बात नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये कोई जादू की छड़ी है कि बस इसमें पैसे डाला और सो गए और 20 साल बाद वापस आए और कहा कि उठा लो भाई ये अरबपति बन गए। ऐसे नहीं है। आपको उसको उसी तरह वॉच करना पड़ता है, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखना पड़ता है, फिर वो सेक्टर की पॉलिसीज को देखना पड़ता है, फिर सेक्टर स्विचिंग भी करनी पड़ती है, स्वैपिंग भी करनी पड़ती है। अब एक वक्त कोई आज कल ही मैं देख रहा था, मुझे उस कंपनी का नाम ही भूल गया, उसने इस खराब मार्केट में भी 86% का रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि हमें साल हो गया मार्केट फंसी हुई है।
ठीक है ना। तो लेकिन उस कंपनी ने 86%, पता नहीं इंटरलूप है या कौन सी, मेरे जेहन में ही नहीं आ रहा, कल मैं उसका हिसाब लगा रहा था कि 86% का रिटर्न दे बैठी है वो। तो इस तरह का कारोबार जहाँ पे 86% का रिटर्न हो, दुनिया में कौन से इस तरह के कारोबार। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको अपने आप को पोजीशन करते रहना पड़ता है। जिस तरह गुड्डी गुड्डी उड़ रही होती है, पतंग उड़ रही होती है, तो अपने आप को पोजीशन कर रही होती है हवा के मुताबिक। तो इसी बिल्कुल ठीक तरह है। और उसी सूरत में वो ऊपर उड़ रही होती है, ठीक है। तो अगर आप गुड्डी को भी हम्म, छोड़ देंगे कि ये ऊपर चढ़ गई है, तो वो थोड़ी देर बाद वो भी गिर जाएगी। बिल्कुल सही है सुन भाई। एक आखिरी सवाल उधर मैं आपसे लूंगा, फॉरेन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर को अगर अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करना हो सेक्टर वाइज, तो कितने परसेंटेज किस सेक्टर में होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल 20% वो बैंकिंग में जाए, 10% फर्टिलाइजर में जाए, इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। फॉरेन इन्वेस्टर तो 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, जो सेक्टर एलोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह रखनी चाहिए, ज्यादा परसेंटेज किस सेक्टर में होनी चाहिए उसकी? यार कितना भी छोटा पोर्टफोलियो बड़ा पोर्टफोलियो, देखो एलोकेशन तो 5 या 6 सेक्टर से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बस इनफ है। ठीक है। 5 सेक्टर काफी होते हैं। अब आप अब आप ये इसको हम इस तरह कह सकते हैं, और अगर थोड़ा सा होराइजन बढ़ा दें इसका, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई करोड़पति आदमी कोई है, ये तो वो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, अपना थोड़ा पैसा जो है 20% काफी चीजों में। क्योंकि देखो ना, आप हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 84% रिटर्न, ये तो 300-300% रिटर्न भी दिया है। एसएस ऑयल मिल है, ओबॉय है, पहले पीआईसीटी था, इंटरनेशनल निटवेयर है, कोहाट टेक्सटाइल मिल है, बनीस, प्रेमा, क्विस, ओबॉय, मतलब इतनी स्टॉक्स होते हैं जो 300-300%, 400-400%। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल देख रहे हैं आप। तो थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए लोगों को, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर पैसा बना लिया है तो थोड़ा बहुत पैसा, बना हुआ पैसा अब रिस्क में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। अगर आप अपना कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेट का मतलब ये होता है कि हर आदमी का ना अकल होती है। जैसे उसने बोला, हम एक कारोबार कर रहे हैं, अगर हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं और साइड पे रखा हुआ है बिजनेस, तो फिर सही है, फिर तो आपने सेव एंड साउंड पे जाना है। अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कल क्या होगी या जंग हो जाती है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो, इवन 70-60% भी इन्वॉल्वमेंट आपकी है, तो फिर आपको बड़ा नाप तोल की चीजें करनी है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो सबसे पहले 5 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, और सेक्टर एलोकेशन होना चाहिए। मतलब कंपनी, एक सेक्टर के अंदर 3 कंपनी, हम बांटते हैं लाख रुपए को 20,000 20,000 20,000 में, और ठीक सेक्टर है। वाइज बांटते हैं कि 5 सेक्टर 20-20 हजार के हैं। अब एक सेक्टर में अंदर फर्ज करें आपने बैंक ले लिया, तो मीजान ठीक बैंक है। और फैसल बैंक आ गए, तो बैंकिंग सेक्टर आपका एलोकेट हो गया 20,000 रुपए का, 10,000 का मीजान, 10, लेकिन सेक्टर में 20,000 लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम्म, आप दूसरे सेक्टर में आते हैं, आप बोलते नहीं यार एलोकेशन करनी है मुझे, 3 कंपनी समझ आ रही है या एक कंपनी समझ आ रही है, तो 20,000 का आपने गैलेक्सो ले लिया तो एक कंपनी हुई। लेकिन अगर आप 3 लेना चाहते हैं, हेलियोन, गैलेक्सो और एजीपी, तब भी आपको 20,000 के ही तीनों लेने हैं मिला के, ठीक सात है। सात हजार के, तकरीबन 6,500 की। मतलब ऐसा ना पता चला आपके पोर्टफोलियो में जो है ना सारा फार्मा ही भरा हो। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे तो फर्टिलाइजर जरूरी है बहुत, वो डिविडेंड बेस होता है। फिर पावर सेक्टर आपका है, वो जो बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव सेक्टर होता है पे आउट के हवाले से। फिर ऑयल है ठीक है। 5वां। ये 5 सेक्टर तो लाजमी होने चाहिए ना, जो हर आदमी के पास होंगे अगर, तो उसको सेफ एंड साउंड इसकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। ऑयल के अंदर सही सब शामिल होता है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जो टॉप नॉच कंपनी होगी आप उसी पे जाएंगे। नॉर्दर्न है, डिविडेंड देता है, अटक रिफाइनरी है, सॉलिड कंपनी है। इसी तरह अगर आप उस पर जाएंगे, एक्सप्लोरेशन में जाएंगे, तो माड़ी है, ओजीडीसी है। तो आप एलोकेट कर लें अपने हिसाब से। फिर फर्टिलाइजर में एफएफसी, एंग्रो होल्डिंग उसी में आता है। यूं तो वैसे साइड पे, लेकिन फातिमा है, फातिमा ले लें, एंग्रो फर्टिलाइजर ले लें, या एंग्रो होल्डिंग ले लें, फातिमा ले लें। एलोकेट करना है आपने। तो 5 सेक्टर बहुत है। आप किसी में सेक्टर में एक कंपनी आए, किसी में 3 आए, किसी में दो दो आए, मैटर नहीं करता। अगर आपको बढ़ाना है, थोड़े पैसे ज्यादा है, आपको छोटा सेक्टर लाना है, सिक्लिकल है, तो लकी ले आए, लकी के साथ आपको हार्ट ले आए, या लकी के साथ फौजी सही है। सीमेंट ले आए, अच्छा ग्रुप है। आप और होराइजन बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रूट सेक्टर ले आए, कि फ्रूट के अच्छा अच्छा एक सेक्टर है, तो उसके अंदर बहुत एक अच्छी आपको एफसीपीएल है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड भी है, ऐसा ऐसा ग्रुप अच्छा है। देन फिर आप बीएफ एग्रो डाल सकते हैं, या फौजी फूड डाल सकते हैं लॉन्ग ग्रोथ के लिए। यूं तो देखो, एफसीपीएल उतना नहीं बढ़ेगा जिस तरह प्रेमा बढ़ जाएगा, हम्म, एफएफएल उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब फातिमा उतना नहीं बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी कि ये जो साउंड कंपनीज होती हैं, जिनके पीछे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, बढ़ते वो भी बहुत अच्छा है, स्लोली ग्रेजुअली, और एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर 10 साल बाद आप देखेंगे तो वही बड़े वो हुए उस तरह होंगे। नजर नहीं आते, वो उस तरह नहीं नजर नज नहीं आते। भले भले भाई नजर नहीं आए, लेकिन बड़े हुए वही होंगे। आज एफएफसी बढ़ा हुआ है हम्म। तो बढ़ा हुआ ही है, आज यस। फातिमा बढ़ा हुआ तो बढ़ा हुआ ही है। लेकिन जो बस वो ये जो टॉक होते ऑफ हैं द ना टाउन नहीं बरसात, होंगे। हाँ। हाँ जी, वो टॉक ऑफ द बरसाती टाउन मंडे बन होते जाते हैं ना, हैं। ये बरसाती मंडे होते हैं ना, ये चलेंगे और उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएंगे, और रिटर्न कुछ नहीं, डिविडेंड वापस ठेंगा। उधर ही आएंगे जहां से चले हाँ, थे। तो इसलिए अगर आपको रिस्क लेना, मैंने कहा हमेशा कि
रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जितना परसेंट ये रिटर्न देते हैं ना, उतना परसेंट रिटर्न आपको हीरोइन में मिल सकता है सिर्फ स्मगलिंग में, या किसी और चीज में मिल सकता है। बिलीव मी, 500-500%, 700-700% इन अ ईयर, 1000% यही दे सकते हैं बस ये प्रेमा, बन्नी, एसएस ऑयल मिल, पता नहीं क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क, फलाना ढिमाका। आप आपका जो, अगर आपका जो पैसा 10% है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपको हर रोज एक आइटम मौका देती है। या तो पेनी देता है, अभी आप रिसेंटली देख लें कि अभी एक स्टॉक चला था, वो 3 से 9 रुपए का हो गया था, यूसुफ विविंग, ठीक है, 3 से 9 रुपए का 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो भाई आप अंदाजा लगाओ, आप परसेंटेज लगाओ, आप अगर फर्स्ट एक महीने में भी हुआ 3 से 9, तो 200% मिला एक महीने। एक्चुअली वो पूरे साल का रिटर्न कितना हुआ? 2400, 2400% रिटर्न इन ईयर। किस में मिलेगा आपको? किसी में भी नहीं है। ये ट्रम्प की ट्वीट वगैरह में ऐसा हो सकता है बस, बाकी तो इसमें ये। तो हुआ भी है। हाँ, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बनाए, पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू बनाए, या ईटीएफ के थ्रू बनाए, या खुद इन्वेस्टमेंट करके अच्छी कंपनियों में बनाए। जब बन जाए, थोड़ा थोड़ा बनाने, पैसा बनाने के आदी हो जाए, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन थोड़ा रिस्की, थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी भी चीज में आपको डिफिकल्टी हो, जो लोग हमें सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के नंबर्स हैं, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। कोई भी चीज आपको पूछनी है, कोई भी तफसील लेनी हो, जरूर लीजिएगा। शो किस तरह का लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, आगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, एक कम्युनिटी का हिस्सा कमेंट्स, बने। और कोई कमेंट्स तो आपके लाजमी चाहिए होंगे, ताकि हम शो को इंशाल्लाह और इम्प्रूव करें, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये तो हमारा प्रॉमिस, हम डेली आने की कोशिश करते हैं, वीकली आने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। और सर्विसेज के लिए भी कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सोहेल भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एंगल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you.